हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले जो पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर आप लोगों ने अगर पढ़ लिया उसको तो उसके अंदर हम लोगों ने जो मेन चीज़ें पढ़ी थी अदर असाइनमेंट्स को शुरू किया था, समझा था व्हाट टाइप ऑफ असाइनमेंट्स दे रहा। मैंने रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में बताया था आपको कि ये इसमें ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलो करते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस एक अदर टाइप की असाइनमेंट है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स इज अनदर टाइप ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा था कि लिमिटेड एश्योरेंस में किस टाइप की चार जो है हमारे पास असाइनमेंट्स फॉलो करती हैं और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में कौन सी हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड एश्योरेंस या फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर या फिर अदर असाइनमेंट एंड रीजनेबल एश्योरेंस। मेन डिफरेंस यही था कि एक तो आपकी नेगेटिव वर्किंग वर्डिंग होती है जब आप ओपिनियन दे रहे होते हैं कि आप बोलते हो नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे आप लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होते हो, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हो। और अगर हम बात करें एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की तो वहां पे आप कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। दिस वाज अ पुराना कल का जो टॉपिक था। इसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था इंटरिम रिव्यू के बारे में कि उसमें लिमिटेड एश्योरेंस कैसे प्रोवाइड की जाती है, उसके प्रोसीजर्स क्या क्या हैं। हमने इसको खत्म भी कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी पीएफआई और साथ ही साथ ड्यू डिलिजेंस रिव्यू। पहले हम लोग शुरू करेंगे पीएफआई एग्जामिनेशन से, यानी जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगेन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो हर एक टॉपिक के अंदर ना कुछ मेन चीजें होंगी अदर असाइनमेंट्स में। यहाँ पे मेन चीज हमेशा क्या होती है, आपके प्रोसीजर्स कौन कौन से लगते हैं। जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करनी है एंगेजमेंट या नहीं करनी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। और फर्दर पूछ सकता है कि भाई आप प्रोसीजर्स बताओ, वेरीफाई करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स लगा सकते हो। अब वो प्रोसीजर्स बहुत जेनेरिक होते हैं क्योंकि हम लोग इंटरिम रिव्यू कर रहे होते हैं। एनालिटिकल हो सकते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, कंपैरिजन हो सकता है। इसी तरह के प्रोसीजर ज्यादातर हम लोग लगा रहे होते हैं किसी भी इंटरिम सॉरी किसी भी लिमिटेड एश्योरेंस या फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के लिए। कोई ज्यादा हम लोग लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहे होते। आते हम लोग पीएफआई की तरफ, इसको समझते हैं कि यार व्हाट इज दिस और कैसे। वैसे हम लोगों ने इसका एक क्वेश्चन भी किया है, जो क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन किया था वो इधर से ही था, लेकिन मैंने उसके आपको एक्सेप्टेंस की कंसिडरेशन में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं किया था। पहले आप ये समझे कि भाई व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमेशा देखो, जब भी एक कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी या फिर कोई भी कंपनी, एनी कंपनी which requires a loan from a bank, इसको स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा अ लॉन्ग टर्म। तो along according to the risk of the company, the bank may demand a forecast information। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन को समझने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अपने आईएएस स्टैंडर्ड्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती है। अब ये हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन होती है। नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने जो आपको लोन्स देने हैं, क्या वो हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन पे आपको देगी लोन? नहीं। ऑब्वियसली बैंक को कोई अच्छा एविडेंस चाहिए कि यार ये जो आप लोन ले रहे हो ऑब्वियसली आपने पास्ट में यूज नहीं करना, ना ही आपने कर लिए। आपको फ्यूचर के लिए लोन चाहिए, अगले 10 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। सो द बैंक डिमांड्स फ्यूचर इंफॉर्मेशन एंड नॉट हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन। इसलिए बैंक आपको कहता है कि यार देखो हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, आपकी ऑडिटेड है, आपके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप प्रॉफिटेबल कंपनी हो। लेकिन फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन मुझे दो कि आप कैसे उस लोन को यूटिलाइज करोगे। आपका फ्यूचर प्रॉफिट किधर जाएगा लोन की वजह से, रेवेन्यू कितने से इंक्रीज होगा लोन की वजह से। मैं आपकी कंट्रोल नहीं ले रहा, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू कंट्रोल यू ओवर दैट लोन। बैंक कंट्रोल तो नहीं करता लोन की वजह से, लोन दे रहा है ना आपको, आपका क्रेडिट प्रोवाइडर है। कंट्रोल कौन करता है? इन्वेस्टर करता है, क्योंकि शेयर होल्डर वो है। लेकिन बैंक ने आपको पैसा देना है, वो ये इंश्योर करना चाहता है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी, जो बैंक की लोन पे बैक पीरियड होगा, आप उसको मीट कर सकोगे, आप कवेनेंट्स को मीट कर सकोगे, आप अपने बैंक के लोन को वापस कर सकोगे। बैंक डिफॉल्ट भी तो नहीं करना चाहता ना, बैंक ये भी तो नहीं चाहता कि भाई आप डिफॉल्ट हो जाओ और उसके बाद उसको उसका पैसा वापस ना मिले। इस वजह से वो मांगता है कि यार मुझे फ्यूचर इंफॉर्मेशन दो आप। इस फ्यूचर इंफॉर्मेशन को बनाया जाता है।
इस फ्यूचर इन्फॉर्मेशन में क्या कैसे बनाया जाता है? मैंने आज की हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन उठाई, यानी कि पिछले 10 साल की हिस्टोरिक अपनी इन्फॉर्मेशन उठाई। मैंने देखा मेरा रेवेन्यू हर साल इतने परसेंट से इंक्रीज़ कर रहा है, प्रॉफिट इतने परसेंट से इंक्रीज़ कर रहा है। हर चीज़ की परसेंटेज निकाली। मैंने आज की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उठाई और अगले 10 साल की बना दी, उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हर चीज़ को मैं इंक्रीज़ करता गया। मैंने उसको फोरकास्ट बना दिया। मैंने बेसिस दी कि यार अगर मैं फोरकास्ट करता हूँ कि मेरा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रो करेगा बाय 10%, तो कितने रुपीस या कितने पाउंड से ग्रो करेगा और क्या रीज़न होगी उसकी ग्रोथ की वजह से? कितने रुपए का हमें वो कैपिटल इक्विपमेंट मिलेगा जितना कि कैश आउटफ्लो होगा? लोन हम लोग किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? उस इक्विपमेंट आने की वजह से रेवेन्यू कितना और जनरेट होगा, मैंने वो भी बता देना है। मैंने साथ-साथ ये बताना है रेवेन्यू एक्स्ट्रा होने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट्स मार्जिन्स कैसे इंक्रीज़ होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे इंक्रीज़ होगी और एंड में नेट प्रॉफिट कितने से इंक्रीज़ होगा। मतलब मैंने पूरी की पूरी फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे देनी है। अब ऑब्वियसली वो सारी की सारी असम्पशन्स हैं। हाइपोथेटिकल असम्पशन्स हो सकती है, असम्पशन्स हो सकती हैं साथ ही, या फिर आप कह सकते हो दे कैन आल्सो बी एस्टिमेट्स। एस्टिमेट की बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट कह सकती है कि यार हमारा आज रेवेन्यू 100 पाउंड्स का है और अगले साल हमारा रेवेन्यू जो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं या बजट बना रहे हैं दैट विल बी 120 पाउंड्स, उससे अगले साल 140 पाउंड्स। अब इसकी बेसिस क्या है, मैनेजमेंट अपने पास ये लिखेगी। ठीक है, इस तरह से हर एक चीज इन्फॉर्मेशन देगी बैंक को और वो बैंक क्या करेगा फिर उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर डिसाइड करेगा क्या मैंने लोन देना है या नहीं देना। ठीक है, ये मेजर यूज होता है आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। अब आपको आगे समझने की जरूरत ये है कि टाइप्स ऑफ पीएफआई यानी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की टाइप्स क्या-क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? 2 टाइप्स की हमारे पास प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। पहली हमारे पास होती है फोरकास्ट, जो कि हम लोग कर रहे होते हैं, और दूसरी हमारे पास होती है प्रोजेक्शन। अब चाहे फोरकास्ट हो या फिर प्रोजेक्शन हो, हमेशा आपने एक चीज याद रखनी है कि आगे हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, वो इन दोनों के लिए। मेजर डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग assumptions यूज करते हैं और एस्टिमेट्स यूज कर रहे होते हैं। और जब प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग हाइपोथेटिकल assumptions की बात करते हैं और साथ ही साथ एस्टिमेट्स तो होते ही होते हैं। ठीक है, दिस इज द मेजर रीजन। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जितना मर्जी हो, लेकिन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम फोरकास्ट हो या फिर प्रोजेक्शन हो, दोनों के अंदर हम लोग प्रोसीजर्स एक्सेप्ट करना है, यानी ये सब कुछ सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता हमारे लिए। काइंड मुझे 1 मिनट दें। अच्छा, मैं कहाँ पे था कि देखें, आपकी प्रोजेक्शन हो या फिर फोरकास्ट हो, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि इन दोनों में प्रोसीजर जो कि आगे हम लोग जो कुछ भी पढ़ने लगे हैं ना, वो सेम रहेगा। लेकिन हमारा मेजर कोर्स डील करता है फोरकास्ट के साथ। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, उसने नाम लिया होगा फोरकास्ट का या फिर प्रोजेक्शन का भी ले लेगा, तो आपने घबराना नहीं है, होगा वही जो कि मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। फोरकास्ट, इसकी आगे कोई बेसिस हमारे पास नहीं है, कोई फर्दर एग्जाम्पल नहीं। इसकी एग्जाम्पल है हम लोग फोरकास्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बना सकते हैं, सॉरी, हो सकता है अगर बैंक मांगे, या फिर फोरकास्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना के दे सकते हैं बैंक को। उस इन दो चीजों के ऊपर जो बैंक होता है वो डिसाइड करता है कि यार क्या मैंने लोन देना है या नहीं देना। या फिर इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि कंपनी जो है उसको लोन नहीं चाहिए, लेकिन वो अपना बजट बना रही है, इसको आप बजट भी कह सकते हो। ठीक है, फोरकास्ट को बजट भी कह सकते हो। और बजट वो इंटरनली यूज करेगी, अपने एम्प्लॉयज के लिए यूज करेगी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए यूज करेगी। आप ये भी दे सकते हो, बजट के अंदर रेवेन्यू कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, वो चीजें आ जाती है, कैश फ्लोज कैसे बनेंगी, वो चीजें आ जाती है। उसकी बेसिस के ऊपर वो अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज करेगी, ये भी आ सकता है। मतलब आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी बेसिस पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मेन चीज हमारा टॉपिक यहां से शुरू होता है, जो अभी हम लोग शुरू करने लगे। सबसे पहला आता है एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, कि क्या आपने ऐसी कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी है, अगर करनी है तो उसकी क्या रीजंस होनी चाहिए, किस बेसिस पे आप एक्सेप्ट करोगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। अगर आप लिमिटेड रिव्यू करने लगे हो या फिर उसके ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करने लगे हो, तो पहले आपको ये चीजें कंफर्म करनी होगी मैनेजमेंट से, और इनके ऊपर अच्छी डिटेल वर्किंग करनी होगी कि शुड यू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट या फिर नहीं। सबसे पहली चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज।
वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे उठ के। प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज जो हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर मैं वापस लेके जाऊं आपको टूवर्ड्स प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज, ये प्री एंगेजमेंट इश्यूज, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ये तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है, इन सब चीजों को तो आपने देखना ही देखना है। दूसरी फिर आगे, रेलेवेंट टू पीएफआई इटसेल्फ, अब इंफॉर्मेशन वो वाली आ जाती है। प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज एक जेनेरिक इश्यूज है जो कि ओवरऑल किसी भी एंगेजमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते थे। ठीक है, हम लोगों ने जब इसका क्वेश्चन किया पीएफआई वाला, अगर आपको याद हो, जेंसन एंड कॉर्पोरेशन का, पिछली एक रिकॉर्डिंग छोड़ के उससे पिछले लेक्चर पे अगर आप चले जाएं तो शायद वही वाला है, क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन। तो वहां पे हम लोगों ने जेनेरिक प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज को डिस्कस किया, लेकिन जिन चीजों को मैंने क्वेश्चन के अंदर डिस्कस नहीं किया था, जो आंसर में भी पीछे लिखी हुई थी, वो ये वाले इश्यूज थे जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। कि अदर असाइनमेंट्स में कुछ असाइनमेंट्स ऐसे हैं जिनके अपने ही प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज भी हैं, यानी एक्सेप्टेंस कंसिडरेशंस भी हैं कि क्या आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं। उन सारों के अंदर प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज तो आ जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग एथिक्स में, प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर कवर कर चुके हैं। ये तो आप करोगे ही करोगे। इसके अलावा स्पेसिफिक टू ईच कंसिडरेशन, स्पेसिफिक टू ईच एंगेजमेंट, यानी अदर एंगेजमेंट, वहां पे उसकी अपनी भी आ जाती है कुछ एंगेजमेंट्स के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, द इंटेंडेड यूज। द इंटेंडेड यूज आप देखोगे, जेनेरिक और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं लिख दूँ डिस्ट्रीब्यूशन। और काइंडली आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसके नोट्स लाजमी बना के रखें, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला ये, एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन फॉर पीएफआई। ठीक है, नेचर ऑफ assumptions, इसके अलावा था एलिमेंट्स इन द पीएफआई, फिर आ जाता है द पीरियड कवर्ड बाय पीएफआई, एंड एक और चीज होती है, हाँ, लेट द मैनेजमेंट नो ऑफ लिमिटेड रिव्यू। अब इन सब चीजों को क्या करना है, देखो कैसे इसको इंडिविजुअली मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज, अगेन वही सारे इश्यूज, वो 10 इश्यूज जो कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्रोफेशनल क्लियरेंस अगर पहले कोई और करता था, ठीक है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, वो सब कुछ आ जाता, मतलब वो सब कुछ आएगा ही आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इशू, ये वो हर एक चीज आएगी, फीस, ऑडिट फीस, जो कुछ है प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज के अंदर, वो तो फॉल करेगा ही करेगा इधर। इसके अलावा आ जाता है द इंटेंडेड यूज। अब इस चीज का मतलब क्या है कि भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि फरकास्ट जब एक कंपनी बनाती है तो दो चीजों के लिए यूज करती है, या वो इंटरनल एम्प्लॉयज की इवैल्यूएशन के लिए यूज कर सकती है उस बजट को, या फिर वो बैंक से लोन लेने के लिए कर सकती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द यूज, ऑडिटर का भी तो कंसर्न चेंज होगा ना। अगर उसने बैंक से लोन लेना है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, मैं फ्यूचर की फोरकास्ट बना रहा हूं, उसको यूज करके एक कंपनी ने लोन लेना है, तो भाई मेरे काम ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर रिलायंस अब बहुत ज्यादा है, बैंक ने अच्छा खासा पैसा देना है, और अगर कहीं मसला आ गया तो मेरे से सवाल पूछा जाएगा। तो इस वजह से इंटेंडेड यूज पूछना जरूरी है। अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा क्या मैंने इन डेप्थ काम करना है। बेशक मैं लिमिटेड रिव्यू दे रहा हूं, बेशक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन क्या मैंने काम ज्यादा करना है या कम करना है, ये इंटेंडेड यूज पे डिपेंड करता है। अगर बैंक से लोन लेना है या फिर एक्सटर्नल पार्टी ने, किसी ने इसके ऊपर रिलाई करना है इस इंफॉर्मेशन पे, तो फिर मेरा काम डिटेल्ड होगा थोड़ा। ठीक है, बेशक लिमिटेड रिव्यू दे रहा हूं, लेकिन मेरा काम थोड़ा सा डिटेल्ड होगा। लेकिन अगर इंटरनल एम्प्लॉयज की इवैल्यूएशन के लिए, तो फिर ऑडिटर इतना कोई खास काम नहीं करने वाला, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के बोल देगा ठीक है भाई जाने दो। सही है, फिर वो इस चीज पे भी रिलाई कर सकते हैं कि यार आपने सिर्फ पुराने 10 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए, अपने ओरिजिनल जो ऑडिटेड थे, देखा कि हर साल कितने परसेंट से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, उसी परसेंटेज से अगले 10 साल का रेवेन्यू आपने इंक्रीज कर दिया, एवरेज परसेंटेज से। उसी सेम परसेंटेज आपने निकाल के बाकी सारी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल ली, और फिर अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया उसको। मुझे इतना काम करने की जरूरत नहीं, मैं बोलूंगा ओके। लेकिन अगर बैंक ने लोन देना, तो भाई ये परसेंटेज वाली गेम तो नहीं होने लगी ना। फिर उसके बाद तो फिर असली एजम्पशंस को टेस्ट करूंगा मैं, कि किस एजम्पशंस के बेसिस के ऊपर आपका अगले साल का फोरकास्ट इंक्रीज हो रही है, उसका रेवेन्यू क्यों इंक्रीज हो रहा है। फिर इतनी इन डेप्थ जाके मैं देखूंगा अपने पूरे फोरकास्ट को, जो मैं ऑडिट कर रहा हूँ, जिसका ऑडिट नहीं, सॉरी, जिसका मैं लिमिटेड रिव्यू दे रहा हूँ।
उसके बाद हमने बात की कि जेनेरिक या फिर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगेन इंटेंडेड यूज से ही थोड़ा बहुत लिंक्ड है ये। अगर तो मैंने लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन करनी, यानी किसी एक दो बंदों ने इसके ऊपर रिलाई करना है, तो मेरा काम इतना ज्यादा नहीं होगा, रिस्क विल बी लो, पार्टी ऑफ रिलायंस विल बी लो, तो मेरा रिस्क भी कम होगा क्योंकि कम पार्टीज रिलाई करी। लेकिन जेनेरिकली अगर पूरी जनरल पब्लिक में उसने डिस्क्लोज होने उस इन्फॉर्मेशन ने, हर बंदा उस पर रिलाई करेगा, जो जो कंपनी का स्टेक होल्डर है उस इन्फॉर्मेशन पे, उस फोरकास्ट के ऊपर रिलाई कर रहा होगा, इन्वेस्टर भी, बैंक भी, क्रेडिटर भी, एम्प्लॉयज भी, टैक्स अथॉरिटीज भी, इवन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बहुत ज्यादा लोग अगर रिलाई करें तो ऑब्वियसली मेरा काम ज्यादा हो जाएगा, फिर मैंने डिटेल में काम करना है। लेकिन अगर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे बैंक ने यूज करना है, इंटरनली मैनेजमेंट ने यूज करना है, फिर मैं उतना डिटेल में काम नहीं करने वाला। तो ये पूछ लेना मैनेजमेंट से इस बेसिस पे जरूरी होता है। अब मैं बाद में इसकी रीजन आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ ये, ठीक है। नेचर ऑफ एजम्पशंस, कि भाई जो आपने अंडरलाइंग एजम्पशंस यूज किए हैं वो किस तरह की हैं वो बताओ। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने इंटेंडेड यूज का बारे में आपको बताया कि अगर इंटरनली यूज होना है तो सिर्फ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज में एजम्पशंस ले सकता हूं। लेकिन अगर अब एक कंपनी ने परसेंटेज ऑफ इंक्रीज सिर्फ यूज किया हुआ और बैंक ने रिलाई करना है उस इन्फॉर्मेशन में, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो क्वेश्चन मार्क है ना कि क्या फिर मुझे एक एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने तो इतनी अच्छी कोई एजम्पशंस ही नहीं यूज की, उन्होंने परसेंटेज लगा के इंक्रीज कर दिया बस। एलिमेंट्स इन द पीएफआई, इस बात का क्या मतलब है? देखो भाई, अगर आपकी assumptions बहुत डिटेल्ड हैं और मैं एज एन ऑडिटर मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या पता मैं उन एलिमेंट्स को टेस्ट ना कर सकूं, उस पे एविडेंस ना हासिल कर सकूं जो कि आपने यूज की हुई है, तो फिर भी मेरे ऊपर सवाल बनता है कि क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए इस एंगेजमेंट को या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि ऑडिटर अगर कर सकता है तो वेल एंड गुड, आप एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर कोई ऐसे रिस्की एलिमेंट्स मौजूद है, ऐसे रिस्की इंफॉर्मेशन, रिस्की कैलकुलेशंस मौजूद है विद इन द फोरकास्ट जो कि ऑडिटर नहीं कर सकता, जिसका उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर उसको नहीं करना चाहिए। द पीरियड कवर्ड बाय द पीएफआई अगला आ जाता है। ये बहुत आसान है समझना, याद रखना भाई। देखो अगर मैं फोरकास्ट बना दूं, अब मैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हो या बैंक लोन प्रोवाइडर हो, मैं आपको अगले 10 साल की फोरकास्ट दूं, वो ज्यादा रिलायबल है, या फिर मैं इधर लिख देते हैं 10 ईयर फोरकास्ट या फिर 5 ईयर फोरकास्ट, कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल है? एक कंपनी आई, कंपनी ए, विच गेव यू 10 ईयर फोरकास्ट, कंपनी बी आई, उसने आपको कितने साल की फोरकास्ट दी? 5 साल की फोरकास्ट दी। मैं किस पे ज्यादा रिलायंस प्लेस करूंगा? ऑब्वियसली 5 साल वाली फोरकास्ट जो है ना ज्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर है, एजम्पशंस हैं, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी मोमेंट। पॉलिटिकल सिचुएशंस एकदम बदल जाती है किसी कंट्री की, हो सकता है 2 साल तक ठीक रहे, तीसरे साल खराब हो जाए। ठीक है, तो 10 साल वाली जो बात थी वो गलत हुई, लेकिन 5 साल तक सिर्फ उसका, अगर 2 साल तक अगली पोजीशन ठीक है, 3 साल अगले खराब है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर 2 साल तक अगले पोजीशन ठीक है और 7 साल तक, 8 साल तक आगे खराब है, अच्छी बात तो नहीं है ना। एजम्पशंस यूज कर रहे हो आप, ओरिजिनल तो नहीं है, फ्यूचर है। यू कैन नॉट एसरटेन के फ्यूचर कैसे होने लगे, आपकी एजम्पशंस होती हैं। सेम, अगर आपके पास बहुत लंबी फोरकास्ट है, एक ऑडिटर ने ऑडिट करना है 10 साल के फोरकास्ट का, तो रिस्क ज्यादा है क्योंकि एजम्पशंस हैं, क्यों? आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर को। लेकिन अगर 5 साल की फोरकास्ट का ऑडिटर ने ऑडिट करना है, तो वो ज्यादा प्रेफर करेगा कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन का करूं क्योंकि उस पर ज्यादा रिलाई किया जा सकता है। ठीक है, आगे आ जाए अगर, तो आखिर में वो कहता है लेट द मैनेजमेंट नो ऑफ द लिमिटेड रिव्यू। सिंपल सी बात है कि भाई देखो, होता क्या है कि जब मैनेजमेंट इस तरह की इंफॉर्मेशन, यानी अगर उसने बैंक से लोन लेना है, उसने फोरकास्ट बनाई हुई है, तो वो ये एक्सपेक्ट करी होगी कि हम लोग उसको रीजनेबल एश्योरेंस देंगे बैंक, ताकि ज्यादा आसानी से उसको लोन दे सके। ठीक है, लेकिन आपने मैनेजमेंट को ये बात बतानी है कि यार हम लोग लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं इस तरह की इस तरह की इंगेजमेंट्स पे, हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देते हैं, इसके अलावा हम लोग नहीं देने लगे। मैनेजमेंट को पहले से बता दो ये बात, ताकि उनको कल को कोई आपसे सवाल ना हो। ठीक है, कैंडी एक सेकंड में देते हैं, मुझे कोई मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, अगेन मैं हर एक पे आऊंगा, बताऊंगा। प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज, कोई इशू बनता है, कोई मेजर इशू बनता है, तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। इंटेंडेड यूज उसका क्या है कि अगेन अगर मैनेजमेंट कहती है कि यार हम लोगों ने इंटरनली यूज करने और आप उस चीज को ठीक तरीके से टेस्ट कर सकते हो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस सिर्फ इंटरनली यूज्ड फोरकास्ट को ऑडिट करने का था, और अब एक मैनेजमेंट आई जो कि आपको कहती है कि भाई हम लोगों ने फ्यूचर के लिए बनानी है और हम लोगों ने लोन लेना है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है इतना, आप नहीं कर सकते इतनी डिटेल टेस्टिंग, मत एक्सेप्ट करो एंगेजमेंट। जेनेरिक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लिमिटेड है तो वेल एंड गुड, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो करो। जेनेरिक है, ओवरऑल पब्लिक ने रिलाई करना है, रिस्क ज्यादा है उसके ऊपर, और आपको पता है आप डिटेल टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप इतना बड़ा, आप इतनी बड़ी लायबिलिटी अपने कंधों पे नहीं ले सकते, तो मत करो। ठीक है,
सिनेरियो जो आएगा पेपर में उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि यार आप बोल सकते हो कि यार जेनेरिक तो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, ऑडिटर का इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो उस बेसिस से आप बोलोगे एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। नेचर ऑफ द assumptions, अगर बहुत ज्यादा रिस्की assumptions यूज हो रही हैं, आपको पता है एज एन ऑडिटर आप इस पे ज्यादा काम नहीं कर सकते, ज्यादा रिलायंस प्लेस नहीं कर सकते, ज्यादा टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एस्टिमेट्स क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं, बाहर से आपको ज्यादातर उसके बारे में नहीं मिल रहा होता कोई एविडेंस, अगर इतना एविडेंस नहीं मिल रहा तो फिर ऑब्वियसली आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। एलिमेंट्स ज्यादा रिस्की है, जो कि इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, जो डाटा यूज हो रहा है विद इन द फोरकास्ट टू फोरकास्ट बनाने के लिए, तो फिर ऑब्वियसली यार अगेन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज को करने का तो आप एक्सेप्ट ना करो। ठीक है, अगर ज्यादा एस्टिमेट्स यूज हो रहे हैं एलिमेंट्स के अंदर तो फिर आप उसको ना करो, ऑडिट ही ना करो, एक्सेप्ट ही ना करो उस एंगेजमेंट को। पीरियड कवर्ड बाय द पीएफआई, अगर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है कि आप लंबे लंबे पीरियड्स की फोरकास्ट को ऑडिट लिमिटेड रिव्यू प्रोवाइड कर सकते हो तो फिर कर लो। अगर पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास इतना स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस के पर डिपेंडेंट नहीं करता। जाहिर सी बात है ना, किसी ने तो फर्म के अंदर फर्स्ट स्टेप लेना है, तभी तो आज बड़ी बड़ी फर्म्स कर रही है, किसी ने तो किया होगा तभी तो पास्ट एक्सपीरियंस आया है, लेकिन स्किल्स के ऊपर नॉलेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अगर स्किल्स नॉलेज नहीं है तो ना करो, अगर स्किल्स नॉलेज है तो कर लो। मैनेजमेंट को बता दो कि भाई लिमिटेड रिव्यू, अगर मैनेजमेंट बोल दे कि नहीं हम लोग लिमिटेड रिव्यू नहीं लेने वाले, हम लोग रीजनेबल रिव्यू लेंगे, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, हम लोग आपका रिव्यू नहीं करने वाले भाई, हम आपको जानते ही नहीं है। ठीक है, दीज आर द एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन जो कि आपने अपने जहन में रखनी है, इनको याद कर लें, क्योंकि पेपर में जैसे हम लोगों ने भी क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन किया, वो मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन था, सितंबर दिसंबर जून का क्वेश्चन था, सितंबर दिसंबर 2018, मेरा दिमाग खराब हुआ है, सितंबर दिसंबर 2018 का क्वेश्चन था, तो उसके हिसाब से पता लगता है कि एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, ये चीजें पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आपने इनको याद रखना है हमेशा से। आगे आते हैं हम लोग अब प्रोसीजर्स की तरफ, जो कि आप पीएफआई के ऊपर अप्लाई करते हो, यानी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, चाहे वो फोरकास्ट हो चाहे वो प्रोजेक्शन हो, आप उस पर अप्लाई कर रहे होते हो। प्रोसीजर्स किस तरह के हो सकते हैं, अब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा पहले हर एक प्रोसीजर की, और फिर हम लोग बुक की तरफ जाएंगे, वहां पे इन डिटेल हर एक प्रोसीजर लिखा है, लेकिन वो यहीं से उठ के बनेगा। सबसे पहले इट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फॉलोइंग। भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, इन चीजों के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग ले। सबसे पहले क्या क्या चीजें, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फोरकास्ट प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी क्या होती है, मैनेजमेंट्स एजम्पशंस, नहीं इसको मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट द एजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स। आगे बढ़ जाते हैं, फिर समझाऊंगा। एक्सटेंड ऑफ यूसेज ऑफ टूल्स, समझाता हूँ बाद में। methods used to develop and develop and apply assumptions। आगे चलते हैं, accuracy of PFI prepared in previous periods। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे मैं पढ़ाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट चीजें, उसके बाद में आता हूँ। फर्दर अंडरस्टैंडिंग आपने किन चीजों के बारे में लेनी है भाई, एक ऑडिटर ने इससे पहले कि वो मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब वो अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि कैसे बनी है ऑडिट प्रोसीजर्स, ओरिजिनली अभी अप्लाई नहीं होना शुरू हुए। ठीक है, क्या क्या है, likelihood of material misstatements in PFI। दूसरा क्या आता है कि past experience with client। दी थर्ड वाला क्या होता है, competence of management। और क्या होता है, management's judgment। ओ management's judgment। और फिफ्थ क्या होता है इसमें, reliability of data used।
आ जाओ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, हम लोग आए, सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया व्हाट इज़ अ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया। खैर मैं इसको हाइलाइट कर दूँ पहले ताकि पता हो कि हम लोग ये कर रहे हैं। थोड़ा-सा ज़ूम इन भी कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया। कितने टाइप्स की होती है हमने भी पढ़ा। क्यों बनाते हैं हमने ये भी पढ़ा। अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपकी एक्सेप्टेंस की कंसिडरेशन क्या हो सकती है। इन सब चीज़ों से आप गुज़रे, आपने एक अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी की और आपने बोला येस लेट्स एक्सेप्ट इट, पैसा आ रहा है, करते हैं इसका पीएफआई का लिमिटेड रिव्यू या फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो भी है। ठीक है? अब आते हैं हम लोग प्रोसीजर्स लगाने पे। लेकिन प्रोसीजर्स लगाने से पहले ऑडिटर की ज़िम्मेदारी ये है कि भाई पहले वो अंडरस्टैंड करे। पीएफआई कोई आसान चीज़ नहीं है कर लेना। हिस्टोरिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करना बहुत आसान होता है क्योंकि उसके अगेंस्ट आपके पास एविडेंस मौजूद था। लेकिन यहाँ पे इससे पहले कि आप ओरिजिनल ऑडिट शुरू करो, एक्सेप्ट आपने कर लिया, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात नहीं होगी, ठीक है? एक्सेप्ट कर चुके हो, कन्फ्यूज़ मत करना खुद को कि यार यहाँ पे भी तो एक्सेप्टेंस जैसी बातें हो रही है। अगर इन चीज़ों को देख रहे हैं मतलब ये तो एक्सेप्टेंस से पहले देखनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ एक्सेप्ट कर चुके, अब आपने क्या करना है इससे पहले कि आप ओरिजिनल प्रोसीजर्स लगाने शुरू करो, आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि यार ये जो प्रोसीजर्स लगाऊँगा मैं, व्हाट वुड बी द डिटेल ऑफ द प्रोसीजर्स। आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार इंटेंडेड यूज़ उसका क्या था, इंटरनल था। उस लिहाज से आपने डिसाइड कर लिया मेरे प्रोसीजर्स कम ही होंगे, लेकिन फिर वो कम कितने होने चाहिए, इस चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर आपने या फिर आपने सोचा होगा इंटेंडेड यूज़ के बाद कि यार अगर वो आउटसाइड पार्टी को यूज़ कर रही है और जेनेरिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेरे प्रोसीजर्स थोड़े ज़्यादा डिटेल में होंगे। अब वो कितने डिटेल में होंगे, इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे? देखो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा पहले इन चीज़ों के बारे में। इंटरनल कंट्रोल, अगर इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी के अच्छे हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फोरकास्ट प्रिपरेशन, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कंपनी ये चीज़ बता रही थी कि हमारा रेवेन्यू कल को 50% से इंक्रीज़ होगा अपनी फोरकास्ट में हर साल का। अब उसके पीछे इंटरनल कंट्रोल क्या हो सकता है कि भाई जिस बंदे ने वो असम्पशन बनाई उससे उसकी तरफ से उसकी तरफ से प्रिपेयर्ड हुआ वो, फिर उसको रिव्यू किसी और ने किया उसके सीनियर बंदे ने। इस तरह करते-करते एक पूरी साइकिल चली और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक गया है अगर वो डॉक्यूमेंट कि भाई 50% से रेवेन्यू अप्रूव होगा, तो हो सकता है ओरिजिनली अगर उसका 50% था मार्कअप के 50% से इंक्रीज़ होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक जाते-जाते पता लगा कि यार नहीं इतना ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करते हम लोग उसको 30% पे ले आते। मतलब अभी ऑडिट नहीं शुरू हुआ था, अभी मैनेजमेंट सिर्फ बना रही थी और तभी वो 50 से 30 पे ले आई। मतलब इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं ना, तो अगर अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स हैं आप उन पे रिलाई कर सकते हो, आपको प्रोसीजर्स कम परफॉर्म करनेंगे। अगर बुरे इंटरनल कंट्रोल्स हैं, इफ द इंटरनल कंट्रोल्स हैव डेफिशिएंसीज इन देम, ठीक है, अगर ओवरराइड कर रही है मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स को, अपनी तरफ से सब कुछ बना रही है, कोई रिव्यू नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई उसका अप्रूवल नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आप उन पे रिलाई नहीं कर सकते, फिर आपको इन डेप्थ ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। आगे क्या कहता है कि भाई डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट द assumptions इन द मैनेजमेंट। अब ऑब्वियसली देखो फोरकास्ट है, उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ना, यही डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग जिसकी बात कर रहे थे कि किस बेसिस पे आपने 50% का इंक्रीज निकाला। क्या प्राइसेस इंक्रीज होंगी कल को, क्या आप कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे जिसका मार्केट शेयर आपको मिल जाएगा, किस बेसिस पे आपने किया ये सब कुछ। तो उसके अगेंस्ट अप्रूव्ड, रिव्यूड, प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप फिर उन पे रिलाई कर सकते हो। आप डायरेक्ट उन डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो काम इतना नहीं करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जस्ट फिर ऑडिटर को खुद ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट कह रही है, मैनेजमेंट ने अज़्यूम किया था कि कल को प्राइसेस 50% से इन्फ्लेट हो जाएँगी। तो किस बेसिस पे आप ये कह रहे हो? मार्केट से ऑडिटर जाएगा, टेस्ट करेगा क्या ओरिजिनली प्राइसेस कल को इन्फ्लेट होने वाली है या नहीं होने वाली। एक आटा बनाने वाली कंपनी या फिर एक व्हीट व्होल प्रोडक्शन की कंपनी अगर कहती है कि टुमारो द प्राइसेस आर गोइंग टू इन्फ्लेट, हमारी फोरकास्ट में लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर कि प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाएँगी। अब उसके पीछे अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सोर्स मौजूद है, प्रिपेयर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक गई है वो बात, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है आप उस पे रिलाई कर सकते हो। लिमिटेड रिव्यू दे रहे हो ना, ऑडिट तो नहीं कर रहे। इंटरनल चीज़ों पे रिलाई करना पड़ेगा फिर आपको। अगर आप अभी भी इंटरनल चीज़ों पे रिलाई नहीं कर रहे, फिर तो आप रीज़नेबल एश्योरेंस दोगे। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा हुआ उसका, फिर आप जाओगे मार्केट में। मार्केट में बैठोगे, बाकी इंडस्ट्रीज़ से पूछोगे कि भाई क्या व्हीट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती जा रही है और सप्लाई बहुत कम होती जा रही है कि प्राइसेज़ इंक्रीज़ होंगी? अब डिमांड सप्लाई कर्व लाइन को आप समझोगे, ठीक है? इस तरह से अपनी असम्पशन्स फिर ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा। अगेन डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे अप्रूव्ड हैं, पूरे प्रोसेस से गुज़रे हैं, येस यू कैन रिलाई अपॉन दैट। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। रिलाई नहीं कर सकते, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक्सटेंट ऑफ यूसेज ऑफ टूल, इसका क्या मतलब है? जैसे आजकल एआई टूल्स आ गए हैं, कैलकुलेशन टूल्स आ गए हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं। इस तरह फोरकास्ट के लिए भी टूल्स हो सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है? अगर तो वो मैनेजमेंट ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो ऑब्वियसली फिर आपको उन टूल्स को भी ऑडिट करना पड़ेगा पहले कि वो टूल्स कितने रिलायबल हैं।
मैनेजमेंट तो यूज कर रही है, आप उनको कैलकुलेट कर सकते हो रिकैलकुलेट, लेकिन पहले उन टूल्स को भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा, हाउ मच दोस टूल्स आर रिलायबल। तो इस तरह से आप देख लो कि क्या उन पे भी आपको काम करना पड़ेगा या नहीं। अगर नहीं करी तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर कर रही है तो फिर आपको उनको भी टेस्ट करना पड़ेगा। मेथड्स यूज टू डेवलप एंड अप्लाई assumptions। मैनेजमेंट की assumptions किस बेसिस पे बनाई गई, मैनेजमेंट की assumptions जो थी या एस्टिमेट जो थे किस बेसिस पे बनाए गए। अगर मैनेजमेंट आपके साथ ये शेयर करने को तैयार है तो ऑब्वियसली काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, वरना ज्यादा करना पड़ जाएगा। ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ पीएफआई प्रिपेयर्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, कि भाई पुराने सालों में ये पहली दफा तो नहीं होगा कि मैनेजमेंट ने पहली दफा पीएफआई बना रही। सीधी सी बात है, अगर पहली दफा जिंदगी में एक मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रही है तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा है फिर। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है पीएफआई बनाने का। अगर पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है ना मैनेजमेंट के पास, तो उसमें मिस्टेक्स ज्यादा होंगे। अगर मिस्टेक्स होने के रिस्क ज्यादा है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के रिस्क ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फिर आप उन चीजों पर रिलाई नहीं करोगे इंटरनल वाली पे, फिर आपको अपनी टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर मैनेजमेंट ने पास्ट पे बनाई हुई है, कोई बजट बनाया है, कोई फोरकास्ट बनाई है, तो उस बजट को उसी पीरियड के एक्चुअल के साथ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आज मैं 2023 में बैठा हूँ, मैनेजमेंट ने 2019 में एक फोरकास्ट बनाई थी जिसके ऊपर उन्होंने लोन लिया था, ये 2018 में उन्होंने बनाई थी एक फोरकास्ट फॉर 2019। अब आप 2019 के एक्चुअल पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाओ, उसको उसकी फोरकास्ट के साथ यानी जो आपने बनाई थी उसके साथ कंपेयर करो, देखो हाउ ऑफ साइड वाज द मैनेजमेंट फ्रॉम द एक्चुअल दैट हैपेंड, एक्चुअल थिंग्स व्हिच हैपेंड। अगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ऑफ साइड थी तो फिर ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है, क्योंकि मैनेजमेंट को नहीं बनानी आती फोरकास्ट। अगर मैनेजमेंट के जो फोरकास्ट थी वो ऑलमोस्ट इन लाइन थी विद द एक्चुअल डाटा, तो फिर ऑब्वियसली फिर आप मैनेजमेंट की उस फोरकास्ट पे भी रिलाई कर सकते हो और आपको काम कम करना पड़ेगा। एक सेकंड। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं फर्दर अंडरस्टैंडिंग आपने किन किन चीज़ों के लिए नहीं, लाइवलीहुड ऑफ द मटेरियल। अब ये चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें इधर से उठ के आ रही हैं, थोड़ा सा इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइवलीहुड ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट्स, ऑब्वियसली पास्ट से आपको पता लगेगा पिछले सालों में कैसी पीएफआई बनाई थी, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, मैनेजमेंट का एजम्पन्स, मैनेजमेंट की जो एक्सपीरियंस है वो कैसे है, मैनेजमेंट का जो आप कह सकते हो कॉम्पिटेंस लेवल है वो कैसे है, वहां से आपको पता चलेगा। अगर ये सब कुछ कम है, अगर इन सब चीज़ों में इशू, तो ऑब्वियसली मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस फिर ज़्यादा हैं, और अगर ज़्यादा है तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा। पास्ट एक्सपीरियंस, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है, अगर आप इस क्लाइंट के ऑडिटर थे तो आपको पता होना चाहिए कि यार देखो इसका पास्ट एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं करने वाला, तो ऑब्वियसली फिर आप कम काम करोगे, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है। ठीक है। कॉम्पिटेंट ऑफ मैनेजमेंट, वही बात आगे जो मैंने अभी ऊपर समझाई है। मैनेजमेंट जजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट तो अपनी जजमेंट्स करती है, वो किस बेसिस के ऊपर कर रही है, क्या वो राइट जजमेंट्स हैं या गलत जजमेंट्स हैं। मैनेजमेंट अगर बायस्ड है कि वो अपने अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा अपनी तरफ अच्छा दिखाना चाहती है, ओवर अच्छा दिखाना चाहती है, ओवर बायस्ड है, तो फिर ऑब्वियसली यार आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा उन सब चीजों को जज करते हुए, बिकॉज आप तो एक ऑडिटर हो, आप तो बायस नहीं हो सकते ना, यू हैव टू बी न्यूट्रल एट ऑल कॉस्ट। रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा यूज्ड, कि यार जो मैनेजमेंट डाटा यूज कर रही है उसकी रिलायबिलिटी क्या है। हो सकता है कि देखो अब मैं कहता हूँ, जैसे मैंने आपको व्हीट होल प्रोडक्शन की मिसाल दी कि मैनेजमेंट जज करती है कल को व्हीट की सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन किसी आम सी वेबसाइट से उठाई है और उसको इनकॉर्पोरेट कर दी अपनी फोरकास्ट के अंदर, कि भाई ये वेबसाइट कहती थी कि कल को व्हीट की आज प्राइसेस है 750 पाउंड, कल को 1050 पाउंड हो जानी है, तो भाई ये तो अब इशू है ना। अब एक आम सी वेबसाइट से आप उठा रहे हो, हाँ रिलायबल इंफॉर्मेशन उठाओ। जैसे कि अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट से उठा रहे हो, फॉर्ब्स, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कि ये नहीं है कि फॉर्ब्स से आपको वेट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे, कमोडिटी किसी प्राइसेस की किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से उठा रहे हो तो उस पर रिलाई कर सकते हो। रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा यूज कैसे है, अंडरलाइन डाटा। ठीक है। इधर से अगर कोई, अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो ना, तो यहाँ से आप अपने लिए बना सकते हो क्या, प्रोसीजर्स बना सकते हो कैसे। पास्ट एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट, आप ऑडिटर ये प्रोसीजर बना सकते हैं कि obtain an understanding regarding the past experience with the client and if there are any issues with the client's competence level and how it will affect the preparation and the estimates used. Test the underlying assumptions and judgments of the management to ascertain whether the prospective financial information is appropriate or not.
अपनी तरफ से प्रोसीजर बना रहा हूँ। टेस्ट according to the past experience determine whether the internal control system is appropriate and hence can be relied upon for the forecast preparation and how it will affect it. Extent of usage of tool को तो खैर अभी छोड़ दो। Methods used, वही जो मैंने अभी आपको बता दिया इससे पहले कि भाई टेस्ट कर लो अंडरलाइंग assumptions स्कोर मैनेजमेंट की उसको। अच्छा, एक्यूरेसी ऑफ द प्रीवियस, इससे आप अच्छा बड़ा अच्छा प्रोसीजर बना सकते हो। कैसे कि भाई for any past PFI produced, compare it with the actual period and identify if it was offset and by how much it was offset to understand whether the current PFI can be relied upon or not. ऐसी बात कर सकते हो आप। ठीक है। अब पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर एक और बात आ गई है, कॉम्पिटेंस लेवल के ऊपर एक और प्रोसीजर है। ऑब्टेन the previous financial statements on the basis of which the forecast has been prepared and ascertain any material differences or increase in revenue that are not in line with the past data। कि भाई पुराने सालों का इंफॉर्मेशन उठाओ, देखो कितने से पहले रेवेन्यू इंक्रीज होता था, अब देखो कि भाई इस फोरकास्ट में कितने से। अब पिछले सालों का एवरेज मुझे पता लगा, रेवेन्यू का इंक्रीज जो था वो 30% था, मैनेजमेंट ने इंक्रीज किया 40% से, ये मैंने प्रोसीजर बना दिया कि इन चीजों को आप टेस्ट कर लो इस तरह से। लेकिन अभी ओरिजिनल की तरफ भी हम लोग जाएंगे, मैंने सिर्फ अपनी तरफ से बताया कि इन चीजों को यूज करके आप आराम से प्रोसीजर्स बना सकते हो अगर थोड़े से दिमाग के साथ खेलो। Think of it as a game. If you think of it as a game, whichever level it is, whether it is hard or soft, आप आराम से कर सकते हो, प्रोसीजर बना सकते हो किसी भी जगह के। प्रोसीजर्स बनाना इज जस्ट लाइक अ गेम। मैं भी याद है जब मैं अपने एग्जाम्स कर रहा था तो उस वक्त प्रोसीजर्स बनाने में सबसे बड़ा इशू आता था मुझे। ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना, बाकी सारा काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रोसीजर जब आप बनाते हो ना, पीछे एग्जाम की तरफ जाते हो, मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजर इज अ डायरेक्ट हिट टूवर्ड्स द एक्चुअल मार्क। यानी कि अगर आपका प्रोसीजर एग्जैक्ट वैसे नहीं बैठता जैसे कि एग्जामिनर चाहता है तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जामिनर ने बोला वैल्यूएशन के ऊपर प्रोसीजर बना के दो, और अगर आपने अपना प्रोसीजर बना दिया और एंड पे बेशक लिख दो कि टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ दिस एसेट, और अगर वो प्रोसीजर वैल्यूएशन के साथ नहीं बैठता तो भाई मैनेजमेंट आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देने वाला। इस वजह से यू ऑलवेज नीड टू हिट डायरेक्टली टुवर्ड्स द मार्क फॉर द प्रोसीजर्स। आप मिस नहीं कर सकते एक टारगेट को इफ यू वांट टू अचीव 1 मार्क फॉर ईच प्रोसीजर। इसलिए प्रोसीजर्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इसको गेम समझा जाए कि आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम का प्रोसीजर बना सकते हो तो बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप डाटा डाटा 3, ईवीसीआर और वो नहीं यूज कर सकते, कोका नहीं यूज कर सकते और एईआईओयू नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? अपनी जजमेंट यूज करोगे। छोटे मोटे प्रोसीजर्स बनाने यहाँ से कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग आगे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर्स किस टाइप के होते हैं। आप सबसे पहले प्रोसीजर्स की तरफ हम लोग आ रहे हैं, एनालिटिकल। ये कभी नहीं बदलने वाले भाई। इंटरम, सॉरी, इंटरम के अंदर भी ये चीज थी, लिमिटेड रिव्यू के अंदर ये एनालिटिकल चीजें रहती हैं। किस किस टाइम के आप एनालिटिकल प्रोवाइड कर सकते हो? पास्ट इंफॉर्मेशन वर्सेस फोरकास्ट, यानी कि इसको मैं और डिटेल में लिखूं तो पास्ट वर्सेस फोरकास्ट ये कर सकते हो कि भाई पुराने 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाओ, देखो कि कितने परसेंट से रेवेन्यू और कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज आया करता था और फोरकास्ट में कितने परसेंट आ रहा है। इस तरह से आप निकाल सकते हो कि भाई अगर अन क्या कहते हैं, इरेशनल इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग के लिए। एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना बहुत आसान काम होता है। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं एनालिटिकल के अलावा आप क्या कर सकते हो कि भाई यू कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट किस किस चीजों के आप करोगे? एग्जिस्टिंग लोन्स, मैं बताता हूँ क्यों, पहले लिखता हूँ। एग्जिस्टिंग लोन्स को आप करते हो XIS, एग्जिस्टिंग लोन्स को इंस्पेक्ट करोगे। कोटेड प्राइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूटिलिटी बिल्स ऑफ कंपनी। आप इंस्पेक्ट इन चीजों को क्यों करोगे? जब मैनेजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रही है, लेट्स सपोज उसने रेवेन्यू लिखा, रेवेन्यू को क्या चीज अफेक्ट कर रही होती है? सेलिंग प्राइस। सबसे पहले आ जाओ कोटेड प्राइस पे, इंस्पेक्ट करो जाके मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त। अगर मार्केट आपको बताती है, डिमांड लाइन कर्व आपको बताता है, आपने अपनी सारी assumptions लगाई हैं, अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग ली, अपनी टेस्टिंग खुद से की, पता लगा कि कल को मार्केट ने डिक्रीज होना है प्राइस ने, कोटेड प्राइसेस आपने वहां से उठा ली, पुरानी कोटेड प्राइसेस का आपने लिंक निकाल लिया करंट प्रोसेस कोटेड प्राइसेस के साथ, तो भाई अगर मैनेजमेंट कह रही है कल को कोटेड प्राइसेस इंक्रीज होनी है तो आप यहाँ पे प्रोसीजर बना सकते हो। क्या प्रोसीजर है? इंस्पेक्ट द कोटेड प्राइसेस ऑफ द करंट एंड द फ्यूचर मार्केट्स टू एंड कंपेयर विद द मैनेजमेंट्स। ये आपका एक प्रोसीजर बन गया। लोन किस लिए आप इंस्पेक्ट करोगे? कि भाई अगर आपका करंट लोन है 1000 का, ठीक है, 1000 का करंट लोन है,
ऊपर 10% इंटरेस्ट है, अगले 10 साल के लिए ये लोन चलना है, 10 ईयर की लोन की एग्रीमेंट है। अब हाइपोथेटिकली देखा जाए तो कितने परसेंट इंटरेस्ट होना चाहिए उसके ऊपर? 100 पाउंड्स फॉर ईच ईयर, या 100 रुपीज फॉर ईच ईयर उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाके मैं देखता हूँ जो मैनेजमेंट ने बनाई है, मुझे पता चलता है यार पहले साल भी 100 है, दूसरे साल भी 100 है, तीसरे साल मैनेजमेंट ने 70 कर दिया फाइनेंस कॉस्ट को। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गलत है ना। तो प्रोसीजर क्या बना? इंस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट्स टू आइडेंटिफाई द interest cash outflows and the interest expense which would be charged to the profit and loss over the period of the PFI एंड कंपेयर विद द मैनेजमेंट। ये मेरा एक प्रोसीजर बन गया यहाँ पे भी। फिर यूटिलिटी बिल्स के भी ऊपर मैं कहता हूँ, बिजली का बिल पहले आता था 100 का, फिर आया मतलब 2 साल पहले 100 का आया, एक साल पहले 200 का आया, उससे पिछले साल 300 का आया। अब इस साल मैनेजमेंट फोरकास्ट में कहती है कि भाई दोबारा 100 का आएगा। ऐसा तो नहीं होने वाला ना, कॉन्सिस्टेंटली उसको इंक्रीज करना चाहिए भाई, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हर एक चीज इंक्रीज करती है, डिक्रीज तो नहीं करती। तो ये भी आप प्रोसीजर बना सकते हो। इंस्पेक्ट द पास्ट यूटिलिटी बिल्स ऑफ द कंपनी एंड आइडेंटिफाई द इंक्रीज increment estimate, identify the increment estimate and compare with that of the management। ठीक है, समझ आ गई? इंस्पेक्शन आप इन चीजों की कर सकते हो, प्रोसीजर ऐसे बनता है। फिर आगे अगर आ जाओ तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भाई सबसे आसान चीज है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लीगल मैनेजमेंट से हर एक चीज के ऊपर, और ये सिर्फ उसके ऊपर होता है, याद रखना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप ऑडिट में बहुत कम रिलाई कर रहे होते हो, यहाँ पे आप क्योंकि इतना काम नहीं कर रहे हो तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आप रिलाई करते हो लिमिटेड रिव्यू के अंदर। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं? 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है। अच्छा, इंटेंडेड यूज के ऊपर ले लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की एजम्पशंस पे ले लो, और इसके अलावा किस चीज पे ले सकते हो? अ, हाँ, इस पे ले सकते हो कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीएफआई। यस, पीएफआई, ये लिस्ट ठीक है। कि भाई क्यों ले रहे हो आप ये रिप्रेजेंटेशन? इंटेंडेड यूज पे लो कि भाई मैनेजमेंट ने अगर आपको बताया है कि हम लोगों ने सिर्फ बैंक लोन के लिए इसको यूज करना है, जेनेरिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी है इस इन्फॉर्मेशन की, सिर्फ बैंक वाले यूज करेंगे, तो आप उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, ताकि अगर आप इतना ज्यादा इन डेप्थ काम भी नहीं कर रहे ये समझते हुए कि भाई लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ बैंक को जानी ये इन्फॉर्मेशन, तो आप इतना काम नहीं करोगे। ये ना हो कि कल को मैनेजमेंट किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर दे और बाकी लोग आपसे आके पूछे हाँ भाई आपने इन डेप्थ काम क्यों नहीं किया, जब आपको पता था कि इसकी जेनेरिक डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। तो आप उस वक्त वो पेपर निकालोगे जो कि आपने मैनेजमेंट ने साइन किए, उन बंदों के मुंह पर दिखाओगे और भेजोगे वापस कि भाई चलो साहब बस अपना काम करो, मैंने तो इंटेंडेड यूज का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया था। जॉब मैनेजमेंट के पास, उनसे पूछो उन्होंने ये 2 नंबरी क्यों की है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इस तरह ले सकते हो, ये प्रोसीजर है। obtain a written representation from the management for the intended use of the PFI, ये एक प्रोसीजर मैंने बना दिया, इंग्लिश लिखनी है ना बस। उसके बाद मैनेजमेंट की assumptions, obtain a written representation for the underlying assumptions of the management that they are accurate या फिर correct, इस तरह की आप प्रोसीजर बना सकते हो। ताकि भाई अगर आप इतना इन डेप्थ काम नहीं भी कर रहे ना किसी पीएफआई के ऊपर, और अगर आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ली भी है कि भाई हमारी अंडरलाइंग assumptions ठीक है, मैनेजमेंट ने आपको बोला है लिख के, कल को कोई बंदा आके बैंक आके या टैक्स अथॉरिटीज या फिर कोई इन्वेस्टर आके आपसे बोल देता है कि भाई ये देखो मैनेजमेंट की तो assumption ही गलत थी, इस बार तो दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन आ गई है, दुनिया के अंदर महंगाई हो गई है, सेल्स गिर गई है कंपनीज की, और ये कह रहे हैं हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी, इनके साथ तो ऐसा हुआ नहीं है रियलिटी में। तो आप उनके ऊपर अगेन वो वाला पेपर दोगे, जाके भेजोगे मैनेजमेंट के पास, चलो शाबाश मैनेजमेंट के पास जाओ, हमसे आपने नहीं पूछना। आगे आ जाते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीएफआई के भाई देखो, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ऑडिटर जाके उसको ऑडिट करता है, वैसे ही मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पीएफआई प्रिपेयर करके देंगे, उसके अगेंस्ट आपको एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, और उसके अगेंस्ट जो उन्होंने एजम्पशन और जजमेंट यूज किए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको देंगे। ये मैनेजमेंट से लिख के ले लो कि भाई ये सब कुछ आपको प्रिपेयर्ड मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी। अगर बाद में नहीं मिलती और आप ऑडिट कर रहे हो तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि भाई ये देखो मेरे पास ये चीज पड़ी हुई है, ठीक है, मैंने जाना है कोर्ट में जाके आपके खिलाफ केस कर देना है, हमें हमारे पैसे भी चाहिए क्योंकि वी हैव इनकर्ड द कॉस्ट ऑफ रिव्यूइंग योर पीएफआई, एंड एट द सेम टाइम आप मुझे एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर रही, ये कैसी बात हुई? ऐसे तो नहीं एक्सेप्ट हो सकता। ठीक है, दिस वाज द रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी कि यार इन चीजों को यूज करके ना कितने प्रोसीजर्स आप बना सकते हो, मेरे ख्याल से कुछ 4 एक प्रोसीजर्स तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को यूज करके बनाए। एक ये हो गया, 3 ये हो गए आपके पास, कितने कोई 12 13 प्रोसीजर्स आपके सामने पड़े हुए हैं भाई, ऑलमोस्ट 15 प्रोसीजर्स आपके सामने पड़े हुए हैं इस वक्त बने हुए। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। अगर यहाँ से भी अभी आपको नहीं सब, पेपर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा?
5 का आ जाएगा, 8 का आ जाएगा, 10 का आ जाएगा प्रोसीजर्स का। हर एक प्रोसीजर के लिए 1 मार्क्स होता है, तो मतलब अगर आप 10 प्रोसीजर्स में लिख रहे हो, 10 मार्क्स आपके हो गए। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको नहीं मिलता, कुछ चीज लिखने के लिए समझ नहीं आ रही, आपको इन चीजों से समझ नहीं आ रही है जो मैंने अभी पढ़ाई है, ठीक है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि कुछ स्टूडेंट्स टेक्निकली दिमाग के बहुत अच्छे होते हैं लेकिन याद नहीं कर सकते। आई एम वन ऑफ दोज जो कि याद नहीं कर सकता। इसलिए मेरी मार हमेशा किधर पड़ी है कि मुझे चीजें याद नहीं रहती। मैंने जब भी कुछ करना होता था मैं उसको लिख लेता था, ठीक है, मुझे लेकिन याद नहीं होता कभी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टेक्निकली ठीक काम नहीं कर सकते लेकिन उनको याद बड़े अच्छे से होता है, दे रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेरी गाइडेंस ये होगी, पेज नंबर 467 पे आप लोग जाएं बुक के, मैं भी जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पीएफआई के बने बनाए प्रोसीजर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपने क्या करने हैं, आपने जाके सीधा और सीधा छाप देने पेपर के अंदर। अगर आपको ये याद है कितने प्रोसीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 प्रोसीजर्स उसने आपको दिए हुए। ये थोड़ा सा नया मिल रहा है मुझे, कैलकुलेट, ये खैर एनालिटिकल में आ जाता है। अगर आप कैलकुलेट करो, जो हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन है उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और फोरकास्ट का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इरेशनल इंक्रीज है ऑब्वियसली, ठीक है। अब आप रिस्क नहीं आइडेंटिफाई कर, यहाँ पे प्रोसीजर बना रहे हो, कैलकुलेट कर लो प्रोसीजर है, कैलकुलेट कर लो प्रोसीजर है। मतलब इस तरह के आप प्रोसीजर्स, इनको अगर आप याद कर लेना, अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, क्योंकि वही कंपैरिजन है, जैसे एनालिटिकल में अपने बात की, कंपैरिजन है, फोरकास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रीजनेबल सर्कम इनकम इसके बारे में बात कर रहे हैं, कंपैरिजन है, इंस्पेक्शन है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन, ये चीजें आप याद कर लेना। आपके पेपर में अगर आपको नहीं भी याद रहेगा ना कुछ, अगर आपको प्रोसीजर बनाना नहीं आ रहा होगा, फटाफट ये उठा के लिख देना, आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कुछ ना भी हुआ, 10 में से 8 मार्क्स बड़ी आसानी से आप लेकर आ सकते हो। और अगर दो प्रोसीजर्स अपनी तरफ से एक सिनेरियो के साथ लिंक करके आ गए तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग अबाउट, आप कह सकते हो कि जितनी भी अदर असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, जितनी भी, हमने अभी तक कितने की बात की है, यहाँ पे अगर मैं ऊपर आके आपको समझाऊं, हम लोगों ने 1 2 3 4 5 और 6, बल्कि नहीं 6 भी नहीं, 5 है। 1 2 3 4 और पांचवी ये ड्यू डिलिजेंस से ऊपर नीचे एक ही है ना। देखो, इन सब के ना बुक के अंदर आपको बने बनाए क्या मिलेंगे, प्रोसीजर्स मिल जाएंगे। तो इट इज अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको नहीं समझ आती तो आप वहां से जाके बस याद कर लें। आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है ना, व्हाट इज अ पीएफआई, क्यों प्रोसीजर बना रहे होते हैं, ऑडिटर का क्या काम होता है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई, मैंने दे दी। अब अगर आप प्रोसीजर बनाने के लिए नहीं भी बना सकते, याद कर लेते, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू पास इन योर एग्जाम, ठीक है। बहुत आसान चीज है ये अदर असाइनमेंट्स के बारे में, कि आपको प्रोसीजर्स बने बनाए मिल जाते हैं। और जब आप एग्जाम का हम लोग पास क्वेश्चन कर रहे होंगे, ऑब्वियसली मैं आंसर नहीं पढ़ता उसका, वाई, बिकॉज मुझे आंसर्स रटे हुए हैं, आप करा करा के रट चुके हैं, तो मैं उनको नहीं पढ़ रहा होता, ठीक है। लेकिन जब आप आंसर्स की तरफ जाके खुद से पढ़ोगे भी ना, तो वहां पे आपको यही वाले प्रोसीजर्स मिलेंगे 90% ऑफ द टाइम्स, 90% प्रोसीजर्स वही होंगे जो कि ये लिखे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होना, सारा छपा छपाया ये लिखा होगा, ठीक है। इसलिए फिर आप इनको कर सकते हो, इंटरम के अंदर भी बने बनाए प्रोसीजर्स पड़े हुए थे, वो आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से। अभी कितना टाइम हो गया है हमारी इस रिकॉर्डिंग को, लेट मी चेक। 1 घंटा 25 मिनट, 25 मिनट्स की आई थिंक पहले थी। मैं एक और करा सकता हूँ, आई विल डू इट। एक और छोटा सा टॉपिक है ड्यू डिलिजेंस का, वो भी मैं आज आपको करा देता हूँ, ताकि आपका कोर्स खत्म होना शुरू हो। क्या इस रिकॉर्डिंग में कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, सवाल ये है। कहने मुझे 1 सेकंड दे यार। अच्छा, ड्यू डिलिजेंस कितना सा टॉपिक है, Let's come towards this. ड्यू डिलिजेंस छोटा टॉपिक है, मैं करा देता हूँ आपको। अच्छा, ड्यू डिलिजेंस ना, इसको नीचे लेके चलते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे और नया टॉपिक शुरू करते हैं। कराने का मकसद ये है कि देखें, आगे इतना टाइम भी नहीं है, हम लोगों ने ये भी खत्म करना है, एंड एट द सेम टाइम इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम लोगों ने एक और काम भी करना है, विच इज पास क्वेश्चंस। और इन सब के बाद हमारा भी एक और टॉपिक रहता है, एक दो टॉपिक और रहते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन अभी हमारे वो रहते हैं, तो हमें उनको भी कवर अप करना है, ठीक है। और टुडे इज 11th, मेरा गोल ये है कि 20th से पहले पहले आपको बुकिश सारा कुछ खत्म करा दूं मैं, ताकि बड़ी आसानी से फिर हम लोग मूव कर सकें टुवर्ड्स अगले टॉपिक्स, उसको भी बुक से खत्म कराऊं। और 20 तक हमारा ये सारा टॉपिक खत्म हो तो मैं फिर मैं 22 से मैक्सिमम आपको पास एग्जाम्स के क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूं। मुझे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, तो मैं वो कराऊं फिर आपको, ठीक है। लेट्स कम टूवर्ड्स दिस।
टॉपिक ड्यू डिलिजेंस रिव्यू, बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, एक भी जो भी बच्चा होता है तो पहले ये पूछता है कि भाई व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस। याद रखना है फॉर द पर्पस ऑफ F8 एग्जाम, सॉरी F8 नहीं, ट्रिपल ए एग्जाम, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रिपल ए एग्जाम आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये होता है, एक ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये होता है अ फैक्ट फाइंडिंग exercise designed to reduce the poor investment decision making। क्या मतलब है इस बात को, जरा खुद अपने दिमाग में इस चीज को सोचे भाई। मैं किसी कंपनी को ड्यू डिलिजेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, व्हाट इज मेंट बाय ड्यू डिलिजेंस। इस बात का मतलब क्या, अगर मेरे मतलब पता होगा तभी तो मैं कर सकूंगा। कल को आपने एज एन ऑडिटर जाके किसी कंपनी का अगर ड्यू डिलिजेंस का रिव्यू करके देना है उसको, तो क्या करोगे आप, आपको पता होगा तो पता लगेगा ना कि कैसे करना है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा काम, ड्यू डिलिजेंस में अभी ऑडिट नहीं बता रहा आपको, ड्यू डिलिजेंस ऐसे काम को कहते हैं जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन मेकिंग जो है कि क्या आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने, वो आपकी बेहतर हो सकती है। पुअर साइड पे जाने के खतरात कम हो सकते हैं, पुअर साइड पे जाने के जो अंडरस्टैंडिंग अगर आपको नहीं है और आप गलत डिसीजन ले लेते हो, वो वाला खतरा, रिस्क कम हो सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज फॉलो करती है, देखो ट्रिपल ए के कोर्स के अंदर सिर्फ एक चीज आएगी इधर यहाँ पे पेपर में, इससे ज्यादा वो नहीं पूछने लगा। लेकिन कितने टाइप्स की होती है मैं भी आपको ये चीज बताता हूँ, मैं आपको पास से बताता हूँ। F9 आपने पढ़ा, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे हर एक प्रोजेक्ट की और फिर डिसाइड करते थे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। यानी ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करती थी, आपको बताती थी कि पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग से बचाती थी और अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग पे लेके जाती थी। यानी जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स है वो क्या है, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज है कि भाई उनकी वजह से आप ये अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि शुड यू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट या फिर नहीं। ठीक है, इसी तरह से अगर एक कंपनी चाहती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना, एसपीएल में आप पढ़ोगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या चीज होती है। ठीक है, अगर एक कंपनी चाहती है कि वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मैं एक वीट प्रोड्यूसर हूं। वीट प्रोड्यूसर कौन होता है, हु टेक्स द वीट कन्वर्ट्स इट इनटू फ्लोर। मैं वो बंदा हूं, मेरी एक फैक्ट्री है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगी, अपनी ही इंडस्ट्री में रहते हुए पीछे मूव कर जाना। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, आई बाय लैंड टू ग्रो वीट। ये मेरा क्या हो गया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया कि मैं अपने करंट बिजनेस, अपनी करंट इंडस्ट्री में पिछले स्टेप पे क्या करंट काम भी कर रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने अपने आप का सप्लायर भी खुद से बन गया। और अगर मैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करूं तो वो क्या होगा, वीट प्रोड्यूसर आगे बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ठीक है, और मैं अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी भी बना लूं तो मैं अपने कंपनी का क्या बन गया, अपने करंट बिजनेस का क्या बन गया, कस्टमर भी बन गया। तो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब भाई के अगर एक वीट प्रोड्यूसर को पीछे जाके अपना लैंड बाय करके उस पर वीट ग्रो करनी चाहिए और उस पर वीट को जो अपनी करंट फैक्ट्री है उसके अंदर कन्वर्ट करना चाहिए इनटू फ्लोर, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, दिस विल बी कंसिडर्ड अ ड्यू डिलिजेंस। इसकी बेसिस पे मैं डिटरमाइन करूंगा कि भाई करंट कॉस्ट पे मुझे कितना मिलता है बाहर से, मेरे सप्लायर्स कितने का देते हैं, और अगर मैं अपनी वीट ग्रो करूं व्हाट वुड बी द कॉस्ट, क्या कम हो रही है क्या नहीं हो रही। तो वो भी क्या है, ड्यू डिलिजेंस रिव्यू है। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, तो पुअर इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए अगर आप ये वाला काम करोगे, अगर इसको जज करोगे, इसके ऊपर अगेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करोगे टाइप ऑफ, तो वो क्या है, पुअर इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए, और वो ड्यू डिलिजेंस में फॉल कर जाती है। ये सब कुछ अब भूल जाओ जरा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिपल ए के कोर्स के अंदर क्या चीज फॉलो करती है ड्यू डिलिजेंस के अंदर। ट्रिपल ए का कोर्स बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा एक चीज के बारे में बात करते हैं कि भाई ए कंपनी इज एक्वायरिंग बी कंपनी, दिस इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। नहीं 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 सॉरी, ए कंपनी इज एक्वायरिंग बी कंपनी, ए कंपनी विल परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस अपॉन बी कंपनी to make the decision to acquire B कंपनी और ये आपका आ गया यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस का मकसद इन ट्रिपल ए, कि भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है। वर्ड्स याद रखने हैं, द कंपनी ट्राइंग टू एक्वायर इज नोन एज द एक्वायरर। एक्वायरर ये क्या मतलब है, द वन ट्राइंग टू एक्वायर।
ठीक है, एंड जिसको एक्वायर किया जा रहा है, द वन बीइंग एक्वायर्ड, उसका क्या होता है, टारगेट कंपनी। उसको हम लोग टारगेट कंपनी कहते हैं। पेपर में भी इसी तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाए क्या, कि भाई जो कंपनी एक्वायर कर रही है पहली चीज वो क्या कहलाएगी, द एक्वायरर। और जो कंपनी एक्वायर होने जा रही है, यानी जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है और डिसीजन मेकिंग की जा रही है, क्या इस कंपनी को हमने खरीदना है या नहीं खरीदना, उसको बोला जाता है टारगेट कंपनी, कि वो मेरा टारगेट है। अब होता है, अगर आप एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदने के लिए जा रही है, तो भाई वहां पे किस किस्म के इश्यूज होंगे। वैसे तो आपको समझ आ गया, दिस इज नोन एज ड्यू डिलिजेंस, और ऑडिटर यही ड्यू डिलिजेंस करके देता है कि क्या आपने इस कंपनी को एक्वायर करना है या नहीं, और वो पूरे के पूरे फैक्ट दे देता है टुवर्ड्स द एक्वायरिंग कंपनी। एक्वायरर को फैक्ट्स देता है सिर्फ, कि भाई ये सारी की सारी बातें, ठीक है, ये बातें सारी की सारी, अब आप डिसाइड करो आप एक्वायर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। बस मेरा इतना ही काम था, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स दे दूंगा फॉर योर डिसीजन मेकिंग फॉर द एक्विजिशन पर्पस, ताकि आप पूर डिसीजन मेकिंग ना करो, अच्छी डिसीजन मेकिंग करो फॉर दिस एक्विजिशन पर्पस, ठीक है। ये ऑडिटर करके देते हैं। अब आपको ये समझ आ गया कि व्हाट इज अ ड्यू डिलिजेंस रिव्यू। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का एक्वायर कर रही है, वो क्या करेगी, वो एक ऑडिटर के पास आएगी, उसको बोलेगी कि भाई ड्यू डिलिजेंस का रिव्यू करके दो मुझे इस कंपनी का। ऑडिटर फैक्ट्स फाइंड करेगा, उस कंपनी के बारे में चीजें फाइंड करेगा, और जाके एक्वायरर को रिपोर्ट कर देगा। मैंने गलत लिखा हुआ है, एक्वायरर को रिपोर्ट कर देगा कि भाई ये सारी बातें हैं इस कंपनी के बारे में, ये आपको कल को प्रॉफिट होगा, ये आपकी वैल्यू जनरेशन है, ये साइनर्जीज हैं, ये कल्चरल प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, ये वाले प्रॉब्लम्स आपको ठीक करने पड़ेंगे, इतनी कॉस्ट आपकी आएगी, बस ये सब कुछ बता दिया, खत्म। अब आप डिसाइड करो आपने एक्वायर करना है नहीं। दिस इज नोन एज ड्यू डिलिजेंस, दैट इज इट। बहुत आसान सा टॉपिक है मेरा। अब इसको किया क्यों जाता है, मैंने आपको रीजन बता दी, कि जब मैं एक कंपनी को एक्वायर करना चाहता हूं तो ट्रिपल ए के कोर्स के अंदर सिर्फ यही इसका रीजन है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए एक कंपनी एक ऑडिटर को बोलेगी आके ड्यू डिलिजेंस का रिव्यू करके दो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एज ड्यू डिलिजेंस प्रोवाइडर, व्हाट डू आई नीड टू लुक फॉर। नहीं, पहले इस टॉपिक को नहीं करते, पहले हम लोग करते हैं, बाद में इस टॉपिक की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ से आप प्रोसीजर्स बना सकते हो। अगेन प्रोसीजर्स वाला टॉपिक बाद में करूंगा, एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन की तरफ आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कभी भी एक चीज के अंदर, कि भाई जो जिस टॉपिक के अंदर पढ़ा रहा हूं ना वहां पे वो याद रखो। एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, अगेन प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। दूसरा सबसे बड़ा इश्यूज, व्हाई कंपनी इज नॉट अप्रोचिंग इट्स ऑडिटर फॉर दिस exercise and approaching someone else। एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले समझ, पहले मैं आपको लिख के देता हूँ। अगला होता है, डू द टारगेट कंपनी एम्प्लॉयज नो अबाउट स्टेक ओवर। अगला होता है, वेदर द एक्विजिशन इज हॉस्टाइल। अगला होता है कि स्कोप ऑफ ड्यू डिलीजेंस, एक्सप्लेन में बाद में भी करूंगा इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। रीजंस फॉर टेक ओवर एंड व्हाट इज द डेडलाइन। फिर आ जाता है फाइनल, एथिकल थ्रेट्स। और सबसे बड़ा एथिकल थ्रेट यहाँ पे क्या उठता है, सेल्फ रिव्यू। ये ज्यादा मेन है इसमें। एक्सेप्ट करने से पहले, अगर आप एक ड्यू डिलिजेंस की एक्सरसाइज आई, कंपनी ने आपको बोला कि मुझे इस टारगेट कंपनी के ऊपर आप मुझे ड्यू डिलिजेंस करके दो, कि क्या मुझे इसके सारे फैक्ट्स मुझे फाइंड करके दो, और फिर मैं डिसाइड करूंगा क्या मुझे एक्वायर करना चाहिए या नहीं, ठीक है। अगर एक कंपनी आपको ये बोलती है, सबसे पहली चीज आप बैठोगे, आप डिसाइड करोगे क्या आपने इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। वो डिपेंड करता है इन सारी चीजों के ऊपर। सबसे पहली, अगेन वो चीज जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज तो पूरे के पूरे वैसे ही रहेंगे। अगला हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। लेट सपोज कंपनी का एनुअल ऑडिट कोई और ऑडिटर करता है या कोई और फर्म करती है, ठीक है। तो भाई सबसे पहला सवाल आपके जहन में ये होना चाहिए, अगर आप कोई बाहर के बंदे थे, आप इसको ऑडिट नहीं करते, इस कंपनी का जो एक्वायर करना है, एक्वायरर है उसको ऑडिट कोई और करता है। एक्वायरर की बात करो, एक्वायर कौन है, द वन ट्राइंग टू एक्वायर, ठीक है। ये याद रखना है आपने। अब मैं वर्ड्स दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, समझाऊंगा नहीं दोबारा से, ये चीज अब आप याद कर ले, बेशक रिकॉर्डिंग पॉज कर एक दो बार इसको पढ़ ले, याद हो जाए आपको। अब मैं एक्वायरर और टारगेट कंपनी बोलूंगा। भाई एक्वायरर कंपनी का ऑडिट अगर कोई और फर्म करती है, और आप कोई और फर्म हो, और तो फिर आपके पहले सवाल में ये आना चाहिए, पहले दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि भाई आपके पास क्यों आई है एक्वायरर।
अपनी एग्जिस्टिंग फर्म के पास क्यों नहीं गई? ठीक है, उसकी मर्जी है, लेकिन इसकी वजह से कोई तो थ्रेट हो सकता है ना कि वो आपके पास नहीं आई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कि भाई लेट सपोज अगर टारगेट कंपनी, एक्वायरर कंपनी कह देती है कि हम लोग उसके पास इसलिए नहीं गए क्योंकि वो ऑडिटर जो है ना, वो उस एक टारगेट कंपनी का भी ऑडिट करता है, तो इसलिए हम लोग उसके पास नहीं गए। तो भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है आपके लिए, बहुत बड़ा इशू आपके लिए बन जाता है कि अब ठीक है, एक्वायरर कंपनी जो है उसका एक कंसर्न ठीक है कि यार वो जो ऑडिटर है वो टारगेट कंपनी का भी ऑडिट करते हैं, उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है, और हम लोग नहीं चाहते कि टारगेट कंपनी को पता चले कि यार हम लोग उनको एक्वायर करने लगे, हम लोग वो कंपनी खरीदने लगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज के अंदर हमने पढ़ा था प्रोफेशनल क्लियरेंस। अब पुराने ऑडिटर्स जो आप प्रोफेशनल क्लियरेंस लोगे ना, लोगे कि नहीं लोगे कि भाई ये काम ये मुझे दे रहे हैं, बताओ इनकी कोई मैनेजमेंट इंटेग्रिटी कोई चीज तो नहीं है ऐसी वैसी। ठीक है, वहां पे आप ये भी बोलोगे ना कि भाई किस चीज के लिए आप लोग ये आपसे प्रोफेशनल क्लियरेंस ले रहे हैं, क्या असाइनमेंट है। तो ऑडिटर को तो पता चल गया, और कंपनी चाहती थी कि उनके एग्जिस्टिंग ऑडिटर को ना पता चले, एक्वायरर ये चीज चाहता था। देयर इज अ बिग एंड बिग कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ। तो आप इस तरह के सिचुएशन में नहीं एक्सेप्ट करोगे फिर। ठीक है, तो आपका सवाल बनना चाहिए पहले कि भाई क्यों ही अपने एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स के पास नहीं जा रहे और मेरे पास क्यों आ रहे हैं। जब इसका आंसर आपको मिल जाएगा फिर आप डिसाइड करोगे डू यू वांट टू एक्सेप्ट और नॉट। ठीक है, डू द टारगेट कंपनी एम्प्लॉयज नो अबाउट दिस टेक ओवर? यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो जिस कंपनी को एक्वायर करने लगे वो टारगेट कंपनी, अगर उसके एम्प्लॉयज को भी नहीं पता कि हमारी कंपनी जो है एक्वायर होने लगी, यहाँ पे मैनेजमेंट को योर आके बैठ जाएगी, तो जाहिर सी बात है एज एन ऑडिटर आपने टारगेट कंपनी के पास जाना है, आपने टारगेट कंपनी से इंफॉर्मेशन निकलवानी है, एविडेंस निकलवाना है, वहां पे आपने रिसर्च करनी है बैठ के, तो उनके एम्प्लॉयज से बच के छुप के रहना होगा। फिर क्या ये आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते? एक्सेप्ट करने से पहले ये भी चीज सोच लो। अगली बात, वेदर द एक्विजिशन ऑफ इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है कि टारगेट कंपनी को भी इस बात का नहीं पता कि हमें कोई खरीदने लगे। ऐसा सिचुएशन कब होती है? जिस वक्त एक लिस्टेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी के अगर 50% से ज्यादा शेयर बाहर मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं एक स्टॉक एक्सचेंज में, तो होगा क्या? वो जो एक्वायरर कंपनी है वो जाएगी स्टॉक मार्केट में सारे के सारे शेयर खरीद लेगी। जब वो ऐसा करेगी तो क्या बनेगा? सब्सिडरी बन जाएगी एक्वायरर कंपनी की टारगेट कंपनी। ठीक है, जब ऐसा होगा तो अगर ये सारी सिचुएशन चल रही है कि हॉस्टाइल टेक ओवर है, पता नहीं लगना चाहिए किसी को भी टारगेट कंपनी में से, ना बोर्ड को, किसी को भी, एम्प्लॉयज को, किसी को नहीं। पहली सिचुएशन में हमने पढ़ा कि यार टारगेट कंपनी के एम्प्लॉयज को नहीं पता, तो फिर आपने उन तक बात नहीं पहुंचने देनी, बोर्ड तक पहुंचा दो, सीईओ तक इंफॉर्मेशन निकलवा लो, सीएफओ से निकलवा सकते हो, लेकिन एम्प्लॉयज से आपने कुछ नहीं पूछना, उधर कुछ नहीं पता लगना चाहिए। लेकिन अगर एक्विजिशन ही हॉस्टाइल है तो फिर आप एविडेंस कहां से लोगे? जब आप टारगेट कंपनी के किसी बंदे से कुछ नहीं पूछ सकते, कोई एविडेंस नहीं उठा सकते, कोई रिसर्च उधर बैठ के नहीं कर सकते, तो फिर एविडेंस कहां से लोगे? अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आपने ये चीज जज करनी है कि भाई पहली चीज, क्या ऐसी सिचुएशन में मुझे कोई एविडेंस मिल सकता है कहीं और से? अगर नहीं मिल सकता फिर मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा ऐसी इंगेजमेंट। अगर मिल सकता है तो ठीक है, फिर कर सकता हूँ। अगला आता है स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस, कि एक्वायरर कंपनी आपको बताए क्या आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करने लगे हो या फिर लिमिटेड रिव्यू प्रोवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि इधर देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था ड्यू डिलिजेंस दो टाइप की है। एक वो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में फॉल करती है जिसमें हम लोग किसी किस्म की क्या नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, एश्योरेंस नहीं दे रहे होते। और अगर वो ड्यू डिलिजेंस लिमिटेड एश्योरेंस में फॉल करती है तो फिर ऑब्वियसली हम लोगों ने अपने प्रोसीजर्स लगाने हैं। अगर वो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में फॉल करती है तो फिर हम लोगों ने अपने प्रोसीजर्स नहीं लगाने, हम लोगों ने डिस्कस करना होगा। तो अगेन, अगर तो आप कंपनी से पहले से पूछ लो, एक्वायरिंग कंपनी से पहले से पूछ लो कि भाई स्कोप क्या है, क्या आप लिमिटेड रिव्यू चाहते हो या फिर आप हमसे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर चाहते हो। अगर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर चाहते हो, आओ बैठो हमसे डिस्कस करो कि क्या प्रोसीजर्स लगाएं। अगर लिमिटेड रिव्यू चाहते हो, ये हमारे प्रोसीजर से एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, नहीं करते, आई एम नॉट गोइंग टू। ठीक है, रीजंस फॉर टेक ओवर, व्हाट आर द मोटिव बिहाइंड द टेक ओवर। अब अगर एक कंपनी कहती है कि भाई मैं, एक्वायरर कंपनी कहती है कि मैं टारगेट कंपनी को एक्वायर इसलिए करना चाहती हूँ दैट मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं, मैं एक्सपेंड कर सकूं। अगर तो वो कहती है एक्सपेंड का नाम जियोग्राफिकली एक्सपेंड कर सकूं, यानी ये कंपनी कल को, टारगेट कंपनी का प्लान ये कि कल को यूएस में भी ऑफिस खोलना चाहती है, कल को कनाडा में भी ऑफिस खोलना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया में भी खोलना चाहती है, तो भाई एज एन ऑडिटर फिर आप जाके इस चीज के ऊपर ही प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा लगाओगे कि जो टारगेट कंपनी है क्या उसके पास ऐसा कोई प्लान है, क्या उसमें कोई इतना कोई पोटेंशियल है कि वो इतना एक्सपेंड कर सके। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आपने फैक्ट फाइंडिंग ठीक करके देनी है ना। फैक्ट फाइंडिंग में आप बताओगे देर इज नो नन, आप कहोगे कि देर इज नो
नो प्लान ऑफ द कंपनी, या ऐसा कोई इनके पास प्लान नहीं है, इनमें ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं है, तो फिर उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन इफेक्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो रीजंस आपको बताना चाहिए, उस रीजन के अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोसीजर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उन रीजंस के अकॉर्डिंगली फिर आप डिसाइड करोगे क्या इस रीजन के ऊपर मेरे पास इतने स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है कि मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूं, एविडेंस हासिल कर सकूं, या फिर इसके ऊपर काम कर सकूं। अगर ऐसे हैं तो फिर ऑब्वियसली आप कर लोगे एक्सेप्ट, अगर नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस, स्किल या फिर नॉलेज, तो फिर आप नहीं करोगे एक्सेप्ट। फिर आता है डेडलाइन। अगर टारगेट एक्वायरिंग कंपनी कहती है मुझे अगले 15 दिन में करके दो ये सारा काम, ऑब्वियसली आप नहीं करके दे सकते, उनसे बोलो भाई ये कोई लुका छुपी का खेल तो नहीं है कि मैं आपको 2-15 दिनों के अंदर करके दे दूं सारा का सारा काम, टाइम लगेगा। इस तरह तो नहीं है, ड्यू डिलिजेंस करके देनी है, सही से फैक्ट फाइंडिंग करके देनी है। अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर ली, कल को आप मेरे गले आके पड़ोगे कि भाई आपने ठीक नहीं करके दिया काम। इसलिए डेडलाइन आपने पूछनी है, डेडलाइन कम है ना एक्सेप्ट करो, डेडलाइन ज्यादा है एक्सेप्ट कर लो। बेशक डेडलाइन कम भी है तो पहले तो आप ये चाहो ना कि यार आप बोलो टारगेट एक्वायरिंग कंपनी को भाई थोड़ा टाइम दे, इतनी जल्दी नहीं होगा, कर देंगे आपको, लेकिन महीना 2 महीना तो देना, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इतने बड़े आपने पैसे खर्चने, उसके लिए टाइम लगाएं, सेलिंग स्किल्स भी तो लेकर आनी है ना एज एन ऑडिटर, पैसे कैसे कमाओगे। अच्छा, फाइनल आ जाता है एथिकल थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड इसको कहते हैं। इसमें ज्यादातर कैसे फॉल करता है कि देखो अब कॉन्ट्रडिक्टिंग है, लेकिन अब अगर गिवन है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहली चीज ये थी कि कंपनी अपने ऑडिटर के पास क्यों नहीं जा रही, आपके पास क्यों आ रही है, हमने इस चीज को डिस्कस किया था। ये फाइनल चीज कहती है कि लेट सपोज अगर कंपनी अपने ही करंट ऑडिटर के पास चली गई है फॉर दिस ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज, और एक्वायरर कंपनी कहती है कि भाई अब आप मुझे ड्यू डिलिजेंस करके दो, तो सबसे पहली चीज तो भाई बहुत बड़ा सेल्फ रिव्यू थ्रेड बनेगा। किस तरह से? टारगेट कंपनी को आप फैक्ट फाइंडिंग करके दोगे, उसके एसेट्स को वैल्यू करोगे, आगे हम लोग प्रोसीजर्स में पढ़ेंगे ये चीज, उसके एसेट्स को वैल्यू करोगे, उसकी लाइबिलिटीज आइडेंटिफाई करोगे, उनको सही तरीके से वैल्यू करना है आपने। जब ये सारा काम कर रहे होगे तो वैल्यूएशन किसकी हुई? आपकी हुई। तो जब एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी को एक्वायर करके अपने अंदर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही होगी, जिसको हम लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स बोलेंगे, उसके अंदर वही वैल्यूज आ रही होंगी जो कि आपने दी होंगी, और फिर आप उनका सही से ऑडिट नहीं करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी बन जाते हैं। तो इस केस के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि ज्यादातर इसका ये रियलाइज करो कि क्या आपको कोड इस चीज की अलाउंस देते हैं कि आप ये एक्सरसाइज कर सको। अगर तो देखो कोई छोटी मोटी कंपनी है तो फिर तो आप अलाउंस देगा यूजिंग सेपरेट टीम्स, अगर आप इस सेफ गार्ड लेकर आ सकते हो। और यूजिंग सेपरेट टीम्स अगर आप नहीं भी कर सकते तो फिर आप बोलोगे ऑब्वियसली फिर हम लोग नहीं कर सकते, अगर वो लिस्टेड कंपनी है, रिस्ट्रिक्शंस है उस कंट्री के अंदर के, यार आपने ये काम नहीं करना। सिनेरियो में ऐसी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, लेकिन जेनेरिकली आप ये बात याद रखें कि अगर लिस्टेड कंपनी है, एक्वायरर कंपनी, तो फिर आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वो एक नॉन लिस्टेड कंपनी है तो डिफरेंट टीम्स अगर आप यूज कर सकते हो तो फिर कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन इन चीजों के ऊपर डिटरमाइंड होती है। अब आते हैं हम लोग जेनेरिक इंफॉर्मेशन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ फर्म फॉर ड्यू डिलिजेंस। ये बेनिफिट्स आपने याद रखने हैं कि भाई किस टाइप के बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर एक एक्वायरिंग कंपनी फर्म को हायर कर लेती है, उसके लिए बेनिफिट्स क्या है। ऑब्वियसली देखो जस्टिफाई भी तो करना है ना एक ऑडिटर ने, आप इतनी ज्यादा कॉस्ट दोगे ऑब्वियसली टू, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री में कह सकता हूँ कि अगर यूके में आप बैठे हो तो इट विल बी £500,000 to £1 million जो कि एक एक्वायरर कंपनी पे कर रही होगी फॉर दिस ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज। वो क्यों करे इतने ज्यादा पैसे पे, ये आपने जस्टिफाई भी तो करना है ना इस चीज को। बेनिफिट्स होने चाहिए कोई। सबसे पहला बेनिफिट, रिड्यूस टाइम ऑफ द मैनेजमेंट। पहले सारे लिख देता हूँ फिर मैं समझा देता हूँ। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज, फिर होता है लाइबिलिटीज, liabilities identified and evaluated, information जेनेरिक टाइप प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। फिर होता है इट एनहेंसेस डिसीजन मेकिंग, फिर आता है प्लानिंग पोस्ट एक्विजिशन, और फिर होता है सिनर्जीज। देखो बेनिफिट्स क्या हैं एक फर्म को यूज करने के फॉर ड्यू डिलिजेंस। अब एक कंपनी खुद भी ये चीज कर सकती है, लेकिन आपको एक चीज के बारे में अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना तो आपको ये सारे बेनिफिट्स कोई मुश्किल नहीं लगेंगे फिर समझना। देखो एक कंपनी जब ड्यू डिलिजेंस खुद कर रही होगी ना तो उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस 100% नहीं होने वाला, इट इज श्योर शॉट।
क्यों? क्योंकि वो एक कंपनी है, वो इंडस्ट्री में नहीं बैठी हुई, वो फर्म में नहीं बैठी हुई, वो हर वक़्त कोई ड्यू डिलिजेंस, ऑडिट ये वाली एक्सरसाइज़ेज़ नहीं कर रही होती। भाई उसका एक काम है बिज़नेस चलाओ, बिज़नेस बढ़ाओ। पहली दफ़ा अगर वो एक्विज़िशन कर या खुद से जाके काम करने लग गया, ऑब्वियसली उनको बहुत मसले आएँगे, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम एक ऑडिटर है ना, तो वो हो सकता है ज़िंदगी में 5-6 डिफरेंट ड्यू डिलिजेंस की एक्सरसाइज़ेज़ कर चुका है। वो इतने ज़्यादा डिफरेंट ऑडिट्स कर चुका है, इतने ज़्यादा डिफरेंस एडवाइज़री की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर चुका है, इतनी ज़्यादा डिफरेंट टैक्स की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर चुका है। इस फील्ड में वो एक्सपर्ट है। उसे पता है कि मैंने किस कोने पे जाके किस बंदे को कैसे पकड़ना है, ठीक है? वो हर एक चीज़ इस बारे में जानता है। अगर वो ये जानता है तो बड़ी आसानी से आपको गाइड कर देगा कि यार आप आपको फैक्ट फाइंडिंग बड़ी डिटेल में करके देगा वो। गाइड आपको नहीं करेगा कि आप एक्वायर करो या नहीं। ऑडिटर का काम ये नहीं है, आपने सिर्फ फैक्ट फाइंड करके देने हैं और फैक्ट्स बड़ी आसानी से वो फाइंड कर सकेगा एंड एट द सेम टाइम बहुत डिटेल्ड फैक्ट्स प्रोवाइड कर सकेगा आपको। वहाँ से प्रोवाइड करेगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऑडिटर इतना इन डेप्थ भी काम कर सकता है, ठीक है? अब इसके फ़ायदे सबसे पहले क्या है कि मैनेजमेंट का टाइम कम लगेगा। ऑब्वियसली मैनेजमेंट अपने कोर बिज़नेस से फ़ोकस कर सकती है एंड लीव इट टू द ऑडिटर कि वो फैक्ट्स फाइंड करे और फिर मैनेजमेंट बाद में बैठकर डिसीजन मेकिंग कर सकती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है इसका। दूसरा क्या है, इश्यूज़ डिटेल में आइडेंटिफ़ाई कर सकता है ऑडिटर कि आपकी टारगेट कंपनी के अंदर इश्यूज़ क्या हैं। अकॉर्डिंग टू हमने बोला था कि देखो जैसे एक्विज़िशन के अंदर एक्सेप्टेंस के अंदर हमने ये चीज़ बोली थी कि 1 सेकंड। हाँ, एक्सेप्टेंस के अंदर हमने ये चीज़ बोली थी कि यार देखो टारगेट कंपनी नहीं किधर था रीज़न्स फॉर टेक ओवर। अब उसके अकॉर्डिंगली इश्यूज़ क्या-क्या हो सकते हैं आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं ऑडिटर, ठीक है? हो सकता है ये चीज़ कंपनी ना कर सके ऑडिटर करके दे दे, ठीक है? ये बड़ा ईज़ी होगा उसके लिए, बड़ी डिटेल में वो इश्यूज़ आइडेंटिफ़ाई कर देगा। तीसरी बात क्या होती है कि लायबिलिटीज़ जो होती है ना, देखो उनको वैल्यू करना होता है। अब एक टारगेट कंपनी को अब अगर एक एक्वायरर जा रहा है टारगेट कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तो इज़न्ट इट ऑब्वियस कि वो टारगेट कंपनी जो है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने एसेट्स को ज़्यादा नेट एसेट्स को ज़्यादा शो कराने के लिए कि उनकी नेट वैल्यू ज़्यादा है, वो क्या करेगी? वो अपनी लायबिलिटीज़ कम कर सकती है या कम वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकती है। तो जब एक ऑडिटर जाएगा ना, तो वो उसको पता होगा यार ये-ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ऑडिटर जाके सबसे पहले एक्स्ट्रा लायबिलिटीज़ आइडेंटिफ़ाई करेगा, उनको एप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर लाके फैक्ट फाइंडिंग के अंदर इस कंपनी को डिस्क्लोज़ कर देगा कि कंपनी के अकाउंट्स में लायबिलिटीज़ 1000 पाउंड्स की, लेकिन अगर देखा जाए हाइपोथेटिकली इनकी लायबिलिटीज़ कितने की 10,000 पाउंड्स की है, 9,000 पाउंड्स का डिफरेंस वो निकाल के दे देगा। हो सकता है मैनेजमेंट खुद से ना कर सकती। दिस इज़ अनदर बेनिफिट क्योंकि ऑडिटर को एक्सपीरियंस है ऑडिट करने का, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज़ करने का। इन्फॉर्मेशन बाकी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन भी ऑडिटर एक प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है? इसके बाद आ जाता है एनहांसेस डिसीजन मेकिंग। येस, अगर ऊपर वाली सारी बातें ठीक होंगी तो आप डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज़ेशन अच्छा डिसीजन ले सकती है। एक तो उसका टाइम कम यूज़ हुआ, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुई, तो उसका डिसीजन अच्छा हो जाएगा। सारे इश्यूज़ मैंने आइडेंटिफ़ाई करके दिए, लायबिलिटीज़ आइडेंटिफ़ाई करके मैंने दे दी, तो उसका डिसीजन और अच्छा हो जाएगा, क्या मैंने एक्वायर करना है या नहीं करना। अब आ जाती है पोस्ट एक्विजिशन कि भाई एक्वायर हो गया, तो आप इसी ऑडिटर को यूज़ कर सकते हो थोड़ी ज़्यादा फीस देके कि यार पोस्ट एक्विजिशन में हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आ रहे हैं थोड़े बहुत, मुझे ये ठीक करके दे दो। तो ऑडिटर को क्योंकि एक्सपीरियंस है ऑडिट करने का, वो जानता है कैसे कल्चरल इश्यूज़ को मेंटेन करना है, हर एक चीज़ को वो जानता है। तो वो आपको हेल्प आउट कर सकता है इस चीज़ों के अंदर। और फाइनली सिनर्जीज़। एनर्जी, सिनर्जी 2 डिफरेंट चीज़ें होते हैं। जब ऑडिटर फैक्ट फाइंडिंग करके दे रहा होगा ना, तो एनर्जी क्या होती है? पहले तो आप ये समझें। ये आप पढ़ेंगे एसबीएल के अंदर इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है? हो सकता है F1 में भी आपने इस चीज़ को पढ़ा हो। हम लोग कहते हैं 1 + 1 = 2, लेकिन साइनर्जी कहती है एनर्जी कहती है 1 + 1 = 2, लेकिन साइनर्जी कहती है 1 + 1 = 4, कि जब 2 चीज़ें आपस में मिलती हैं, तो डबल द अमाउंट ऑफ इफेक्ट लेकर आती है। इस तरह 2 ऑर्गनाइज़ेशंस जब मिलती हैं, तो उनकी वैल्यू डबल से इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि 2 डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के अंदर अब वो काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर डाइवर्सिफिकेशन है, एक कंपनी होटल्स में काम करती थी एक्वायरर, उन्होंने टारगेट कंपनी जिसको एक्वायर किया वो फिशिंग कंपनी है, तो एट द सेम टाइम डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो इंक्रीज़ आएगा वैल्यू में कि भाई ये कंपनी डाइवर्सिफाइड है। कैसे? कि अगर कल को कोरोना वायरस दोबारा वापस आ जाता है, होटल्स का बिज़नेस गिर जाता है, खाने-पीने का बिज़नेस तो वही रहेगा ना। सेफ कंपनी है, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या हुआ, सिनर्जी जनरेट हुई, आपकी वैल्यू और ऊपर गई। ठीक है? इस तरह से मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी डाइवर्सिफिकेशन की, प्लस 2 कंपनीज़ जब वैसे ही मिलती है, सिनर्जी होती है। तो ये आस्क हिम टू, ये एक और बेनिफिट होता है कि कितनी सिनर्जी जनरेट होगी। ठीक है? दीज़ वर द बेनिफिट्स, इनको काइंडली आप याद कर लें। पेपर में आना इतना कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको होना चाहिए। ठीक है? आते हैं हम लोग अब दूसरे टॉपिक्स की तरफ जहाँ से आप अपने बनाओगे प्रोसीजर्स जिनको यूज़ करते हुए। क्या? कि भई एज़ अ प्रोवाइडर
as a provider of due diligence, we need to look at what, हमें किन किन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. Current issues affecting the target company. ठीक है. दूसरा हम लोग जिसके ऊपर करेंगे prospects of the future of target company, जैसे कि profit, value generation after acquisition, इस तरह की चीजें होगी. ठीक है. फिर using past information of target company to determine its success. बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं आगे शुरू करता हूँ. ठीक है. ये 3 चीजें हो गई. फिर आता है we have provide the acquirer. फिर क्या-क्या चीजें प्रोवाइड करनी होती है एक्वायरर को. फाइनेंशियल नहीं, we need to provide the acquirer with facts about. इसको पूरा लिखो. फैक्ट्स अबाउट किन-किन चीजों के फैक्ट्स प्रोवाइड करोगे आप. जब ये चीजें प्रोवाइड तो नहीं करोगे. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन. फिर ऑपरेशनल मैटर्स. फिर मार्केट पोजीशन एंड कमर्शियल मैटर्स. ठीक है. फिर आता है लीगल मैटर्स. फिर उसके बाद आ जाता है कौन सा था, एचआर मैटर्स. हाँ, टैक्स मैटर्स भी डिस्कस कर रहा हूँ. अब इनको समझ लेते हैं. देखो यहीं से आपने प्रोसीजर्स बनाने हैं कल को. इस चीज़ के लिए यहीं से अगर कोई अंडरस्टैंडिंग ले ले ठीक तरीके से तो प्रोसीजर्स बना सकते हैं. ठीक है. जेनेरिक प्रोसीजर्स आप बना सकते हो यहाँ से अपने लिए. लेकिन बुक में अगेन प्रोसीजर्स लिखे हुए होंगे तो उनकी तरफ बाद में आएंगे. लेकिन अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देता हूँ और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए. एज अ प्रोवाइडर ऑफ ड्यू डिलिजेंस, अब एक ऑडिटर होके एक फर्म होके मैंने ड्यू डिलिजेंस प्रोवाइड करनी है किसी टारगेट कंपनी के ऊपर, किसी एक्वायरर को. तो मैंने क्या क्या चीज़ें लाजमी जिन चीज़ों को देखना है, क्या हो सकता है, वो कौन से करंट इश्यूज है जो कि कंपनी टारगेट कंपनी को इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज जिस कंट्री में वो फॉल करती है वहां पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं. ऐसे करंट इश्यूज मैंने फैक्ट फाइंडिंग के अंदर बताने होंगे टुवर्ड्स माय टारगेट एक्वायरिंग कंपनी. उसको चीजें बतानी होंगी कि ये इशू आपने अंडरलुक किया है, वहां पे आपने नहीं देखा लेकिन ऐसा है. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द टारगेट कंपनी, प्रॉफिट, वैल्यू जनरेशन, ये चीज़ें बताओगे कि फ्यूचर के अंदर ये जो टारगेट कंपनी जिसको आप एक्वायर कर रहे हो, क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगी? क्या इन दोनों को आप दोनों के मिलने से वैल्यू जनरेशन होनी भी है या नहीं आफ्टर एक्विजिशन? ये चीज़ें बताओगे. पास्ट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करोगे एक टारगेट कंपनी की और डिटरमाइन करोगे कि यार क्या वो प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी? क्या नहीं, सॉरी, 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 मैं गलत हो गया. असल मैसेज देख रहा था तो मेरा ध्यान कहीं और था. यूजिंग द पास्ट इन्फॉर्मेशन आप ये डिटरमाइन करोगे जिस टारगेट कंपनी को एक्वायर करने लगी है एक एक्वायरर, क्या वो पास्ट में सक्सेसफुल भी रही है कि नहीं रही. अगर सक्सेसफुल नहीं थी तो कल को कैसे रहेगी, कैसे बोल सकते हो. अगर ऐसी बुरी उनकी आप मैनेजमेंट है जिनको मैनेज करना ही नहीं आता चीजों को, तो ऑब्वियसली फिर आप नहीं कर सकते. और ये जो मैंने अभी लास्ट बात की ना यहाँ पे फॉलो करती है कि ऐसी बुरे मैनेजमेंट, बुरा सीईओ, गलत चीजें, गलत एचआर से रिलेटेड बंदे उधर बैठे हुए हैं जो मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर भाई किस तरह से वो कल को फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगी या कल को फ्यूचर में वो सक्सेसफुल होगी. ये चीज भी आपने देखनी होती है. अब एक्वायरर को आपने क्या-क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, किन चीजों के ऊपर फैक्ट्स प्रोवाइड करने ज़रूरी है. अच्छा, ये वो चीजें जिनके ऊपर आपने प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है. लेकिन इसके अलावा अगर एक्वायरर आपसे कोई और चीज पूछता है तो वो भी आपने प्रोवाइड करनी है. ये तो वो चीजें हैं ना, ये वो चीजें हैं 7-6 चीजें जो कि आपने जिसके ऊपर प्रोवाइड करना ही करना है. लेकिन इसके अलावा अगर एक्वायरर कोई और चीज मांगता है तो वही आपने प्रोवाइड करनी है. भाई किस चीज के बारे में फैक्ट्स दोगे? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस फ्यूचर का फोरकास्ट हो सकती है या फिर उनकी करंट हो सकती है, हिस्टोरिक हो सकती है, पास्ट की हो सकती है, जो कुछ भी है. प्रॉफिट एंड लॉस एंड पोजीशन के ऊपर उनको ठीक से फैक्ट्स दो. इसका क्या मतलब है? लायबिलिटीज जैसे हमने ऊपर बात की उनको रीवैल्यू कराओ, एसेट्स को रीवैल्यू कराओ, हर चीज को अपने लिए खुद से रीवैल्यू करो, एक अपनी रिपोर्ट बनाओ और जाके किसको दो? एक्वायरर को दे दो कि बुक के अंदर इतने एसेट्स डिस्क्लोज हैं, ओरिजिनली इतने के होने चाहिए रिवैल्यूएशन के हिसाब से, उसका इंपेयरमेंट इतनी की है, जो मर्जी. लायबिलिटीज के ऊपर भी सेम काम कराओ, इक्विटी के ऊपर भी सेम काम कराओ. और मतलब इस तरह की चीजें. प्रॉफिट के बारे में बताओ कि आईएफआरएस 15 के अकॉर्डिंग उन्होंने इतना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया, होना नहीं चाहिए इतना, होना कम का चाहिए. ठीक है. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड पोजीशन के बारे में सारे फैक्ट्स बताओ उनको.
ऑपरेशनल मैटर के रोज के ऑपरेशंस उनके कैसे हैं, वहां पे कोई इश्यूज तो नहीं है, वहां पे कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट हो आपके लिए अकॉर्डिंग टू द एक्वायरिंग डिसीजन, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। मार्केट पोजीशन, मार्केट शेयर कितना है कंपनी का, कल को वो किधर चला जाएगा, कमर्शियली यानी उस मार्केट के अंदर कंपनी की रेपुटेशन कैसी चल रही है, ठीक है। कमर्शियल मैटर्स, मार्केट मैटर्स सारे के सारे डिस्क्लोज कराओ। लीगल मैटर्स के भाई कितने केसेस चल रहे हैं, कल को कितने केसेस लाइबिलिटीज में कन्वर्ट होकर कितनी कॉस्ट आपके ऊपर लेकर आ सकते हैं। एचआर मैटर्स यानी कि बंदे कैसे बैठे हुए, अगेन जैसे मैंने ऊपर बात की, कैसे बंदे बैठे हुए एचआर के, क्या वो कॉम्पिटेंट है, नॉन कॉम्पिटेंट है, उनकी फीसेस सॉरी उनकी सैलरीज कितनी है, बहुत ज्यादा सैलरीज हैं, लोग सिर्फ पैसे खाते हैं वहां बैठ के, काम भी करते हैं या नहीं करते, ठीक है। प्रमोशंस कैसे होती हैं, ये सारे मैटर्स भी फैक्ट फाइंडिंग में बताओ आप। टैक्स मैटर्स, टैक्स अथॉरिटीज के साथ कोई इशू तो नहीं चल रहा, कितना टैक्स हो सकता है, कितना केस बन सकता है टैक्स वालों का, और कितनी हमें लायबिलिटी आ सकती है कल को टैक्स की, ये सब कुछ बताओ। ये वो चीजें हैं जो कि हमें बतानी होती है। अब इन्हीं चीजों के ऊपर ना यार देखो आप बना सकते हो। मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक बनाता हूँ, करंट इश्यूज ऑफ द कंपनी, प्रोस्पेक्ट ऑफ द यूजिंग पास्ट इन्फॉर्मेशन से मैं आपको बना देता हूँ इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। अब ये मेरा अपना दिमाग है, मैं किन किन चीजों को कंबाइन करके बनाना चाहता हूँ, क्या या मैं बनाता हूँ। obtain the past information of the company and forecast the future information of the target company to determine any facts, बस इतना आसान है बनाना। obtain an understanding of the operations of the company and identify any operational issues which should be reported to the acquirer. Market position and matter. Research about the market and obtain the current market share and the past market share of the company and where the company is headed in the future. Target company is headed in the future and report to the acquirer. लीगल मैटर्स के ऊपर कह सकते हो, रीवैल्यू ऑल द लायबिलिटीज एंड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्मेशन अबाउट द लीगल मैटर्स ऑफ द कंपनी एंड what can what matters can materialize in the near future and create a cost for the acquired company। इस तरह की चीजें आप बना रहे हो कि नहीं बना रहे, इतना आसान है प्रोसीजर्स बनाना, ठीक है। गेम खेलो सिर्फ, यहाँ से कुछ ना कुछ खुद से, और ये आपको गेम कैसे समझ आएगी, एक मिनट, आई अंडरस्टैंड कि यार देखो अभी आप लोग इस तरह की स्टेज के ऊपर हो, खुद से ना प्रोसीजर्स नहीं बना सकोगे। मैंने कैसे बनाने सीखे थे, बुक खोलो ना, किट खोलो, किट आपने क्यों नहीं खोली, क्यों अभी तक पीछे जाके आंसर्स आपने नहीं पढ़ना शुरू किए, इतने इतने प्रोसीजर्स लिखे होते हैं यार, एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स के प्रोसीजर्स के लिए उसने कोई 20 प्रोसीजर्स लिखे होंगे, वो भी एग्जामिनर खुद से बना के दे रहा होता है ना। वो आपने अभी तक क्यों नहीं पढ़े, जब उनको पढ़ोगे समझोगे कैसे उसने बनाया ये, तो आपको खुद अपने प्रोसीजर्स बनाने आ जाएंगे। ये बैठ के मैं जो यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कोई वैसे ही मैं नहीं बना रहा अपने दिमाग से निकाल के, भाई मैंने वहां से प्रोसीजर्स पढ़े, अपना पूरा ट्रिपल ए के अंदर 3 महीनों के अंदर मैंने प्रोसीजर्स पढ़े ठीक तरीके से, तब मुझे समझ आई एट द एंड जाके अच्छा प्रोसीजर्स ऐसे बनते हैं। तो अभी तक आपको प्रोसीजर्स बनाने आने चाहिए। मैं किसी भी चीज के ऊपर प्रोसीजर, मैं आपसे बोलूं कि भाई ये बॉटल मेरे सामने पड़ी है, इसकी क्वालिटी के ऊपर मुझे प्रोसीजर बना के बताओ, आपको आना चाहिए। वर्डिंग ऐसी हो जानी चाहिए अभी तक आपकी कि आप कर सको, क्योंकि भाई सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, ऑडिट रिस्क, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे भाई। इसका मतलब ये है कि आप 10 क्वेश्चन में अज्यूम करते हो कि आप लोग कर चुके हो, और कम से कम 10 क्वेश्चन कर चुके हो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के। अगर नहीं किए तो करो, वरना यू आर गोइंग टू फेल योर एग्जाम मिजरेबली। गो अहेड एंड डू इट राइट नाउ। अगर करोगे पास, जो पीछे किट के अंदर आंसर दिए गए उनको पढ़ोगे, आपको समझ आए कि आपने यहाँ पे गलती की तो उनको करेक्ट करोगे। 5 क्वेश्चंस करने के बाद ना आपको खुद प्रोसीजर्स बनाने आ जाएंगे। बेशक डाटा 3 यूज करते हो नहीं करते, वो हैक्स यूज करते हो, या फिर जिस तरह मैं बना रहा हूँ वो करते हो नहीं करते, लेकिन आपको खुद से प्रोसीजर्स भी अपनी अप्रोच यूज करते हुए आ जाएंगे। सो गो अहेड एंड डू इट, लाजमी करो इस चीज को, ठीक है। दिस वॉज ड्यू डिलिजेंस सिंपली। इतना छोटा सा टॉपिक है ड्यू डिलिजेंस, क्या इंपॉर्टेंट चीजें, क्या डिसीजन होता है, किस तरह एफेट सॉरी ट्रिपल ए के कोर्स में किस लिहाज से हम लोग पढ़ते हैं, एक्सेप्ट करने से पहले क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है अगर एक कंपनी ड्यू डिलिजेंस कराती है, और एज अ प्रोवाइडर मैंने क्या चीजें देखनी है और मैंने क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, बस। एज अ ड्यू डिलिजेंस प्रोवाइडर यानी एज अ फर्म अगर मैं ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूँ तो मैंने किन चीजों के ऊपर गौर करना है और क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, किन चीजों के ऊपर फैक्ट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि देखो अगेन, ये जो ड्यू डिलिजेंस है ना, इसका भी अपना एक प्रोसीजर्स बने बनाए कि अगर यहाँ पे कोई नहीं बना सकता, नो इशू, याद कर लो, आपके पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। जेनेरिकली तो मैं आपको बता सकता हूँ कि याद कर सकते हो आप। पेज नंबर 516 है मेरे पास, चैप्टर नंबर ये क्या है, चैप्टर नंबर 15 है मेरे पास, ड्यू डिलिजेंस वाला चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ो सही पूरी बुक को, उसमें यही चीजें सारी बताई हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। फिर उसमें लेवल ऑफ एश्योरेंस, अगेन इसमें लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होगी, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि या तो हम लोग क्या दे रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, खैर आपको पता होना चाहिए अभी तक तो, या तो हम लोग लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे होंगे ड्यू डिलिजेंस के ऊपर, या फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर होगा। अगर लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हैं तो लिमिटेड
अश्योरेंस उसको प्रोवाइड करेंगे हम लोग, यानी नेगेटिव वर्डिंग होगी। और अगर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है ड्यू डिलिजेंस के ऊपर तो क्या होगा, सिंपल सी बात है यार, कोई हम लोग फिर उसको एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करे, बस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करके फैक्ट फाइंडिंग उसको उठा के दे देंगे बस। ठीक है, यही चीजें उसने दोनों इधर लिखी हुई है, बेनिफिट्स उसने बताए हुए हैं, वही सारी चीजें जो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दी हैं। कंपैरिजन, हाँ इसको आप पढ़ लें एक्सटर्नल ऑडिट के साथ ड्यू डिलिजेंस का, वही सारी की सारी चीजें यार, ड्यू डिलिजेंस और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या फर्क होगा, ज्यादातर वही देखो, लिमिटेड एश्योरेंस या फिर नो एश्योरेंस, वही बातें जो हम लोग पहले कर चुके हैं कि अदर असाइनमेंट्स और रीजनेबल एश्योरेंस में क्या फर्क होता है। एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन वही है जो कि हम लोगों ने पढ़ ली ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हो मटेरियल के लिहाज से तो पढ़ लो। जैसे मैंने आपको बताया एथिकल थ्रेड्स विच में भी क्रिएटेड, अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि सेल्फ रिव्यू थ्रेड है, तो उसने बड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने आपको वर्डिंग में एक्सप्लेन किया, आप यहाँ से पढ़ सकते हो मटेरियल लिखने के लिए। और ये आ गया आपके प्रोसीजर्स, ड्यू डिलिजेंस के प्रोसीजर्स, एनालिटिकल रिव्यू ऑफ पास्ट इन्फॉर्मेशन टू असेस द रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द टारगेट कंपनी, वही चीज जो हम लोगों ने भी पढ़ी है। रिव्यू ऑफ फोरकास्ट, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन द contracts expire and whether contracts will be affected by change in honor. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, इसको आप देख लें काइंडली, इसको समझ, मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई देखो कि यार इनके करंट रेवेन्यू के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, और कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है कि एक्वायर होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्वायर होने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो फिर क्या फायदा कंपनी के एक्वायर करने का, ऐसी चीजें भी आप देखो। रिव्यू ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कि भाई अगर मैंने आज तक सेल्स अपनी सारी की सारी रिलेटेड पार्टी को की है और अब ऑनर चेंज हो जाएगा तो वो रिलेटेड पार्टी भी नहीं खरीदेंगी फिर जो पुरानी थी। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट रजिस्टर्स एंड लेजर्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल ओवर स्टेटमेंट, वही एसेट्स के ऊपर प्रोसीजर रीवैल्यू करना, ये सब कुछ। रिव्यू द बोर्ड मिनट्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट इश्यूज अफेक्टिंग द कंपनी विच में अफेक्ट इट्स वैल्यू लायबिलिटीज की तरफ लेके जा रहे हैं आपको। कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द कंपनी एंड लॉयर्स, वही मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन ले लो लीगल इश्यूज के लिए। ठीक है, ये बड़े जेनेरिक किस्म के इश्यूज लिखे हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इश्यूज लिखे हैं। मेजर मार्क्स भी 10 का ही आ सकते हैं इस पेपर। मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है, जिस बंदे को ये अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, सॉरी नीचे है ये वाली, जिस बच्चे को आ गई तो उसको अगर याद नहीं, यहाँ से नहीं बना सकता प्रोसीजर्स, वो इनको पढ़ ले, मेरे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि आपको खुद ही समझ आ जाएगी ये, अगर वहां पे आप अंडरस्टैंडिंग पूरी ले चुके हो। ठीक है, तो ये था हमारे दो टॉपिक्स विच वर, हमने इंटरम कल कर लिया था या पिछली रिकॉर्डिंग में कर लिया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने किया ड्यू डिलिजेंस और पीएफआई एग्जामिनेशन, ये आज हमने कर लिया, हमारे दो मेजर रह जाते हैं बाकी। इनके बारे में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप कर रहे होंगे इनको। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत टाइम है, आप लोग इसको देखें, बुक से पढ़ें, और अगर कोई क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं करें, लेकिन मैं भी कराऊंगा। ठीक है, मैं अभी नहीं करा रहा बिकॉज मैं अभी फोकस कर रहा हूँ इनको कराने पे। जब वंस वी आर डन विद दिस एंड वंस यू हैव लर्न एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग इनके बारे में, क्योंकि प्रोसीजर्स तो अभी तक आपको याद नहीं होंगे, शायद प्रोसीजर्स याद करने में टाइम लगता है, तो जब आप उनको याद कर चुके होगे, इनकी चीजें याद कर चुके होगे, तब मैं आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि हम लोग जब क्वेश्चंस पे जाएं, मैं कोई प्रोसीजर बना रहा हूँ, आपको याद हो वो प्रोसीजर ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल एक था आज का लेक्चर। एंड आई अंडरस्टैंड आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है, कल का भी लेक्चर हो सकता है, नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा बड़ा ही हो, रीजन बीइंग के मैं दोबारा से दो कराऊंगा आपको, ये और ये दोनों करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि यार पढ़ें, पेपर सर पे है, जून 2023 की अटेम्प्ट जो है बिल्कुल सर पे आ चुकी है, टाइम इतना नहीं है, अब इतना ही टाइम है पीछे कि मैं सब कुछ खत्म करा के आपको पास्ट एग्जाम्स की तरफ लेके जाऊंगा। पास्ट एग्जाम्स, वंस यू आर गॉन टू द पास्ट एग्जाम्स, इसका मतलब ये होता है कि टीचर यही एज्यूम करता है कि बच्चे को सब आता है, क्योंकि अभी तक मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे आप ये एक्स्ट्रा समझा दें प्लीज। अगर नहीं बोलोगे तो ऑब्वियसली मैं नहीं कराऊंगा, अगर बोलोगे तो मैं नहीं कराऊंगा, तो आप तब आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो कि आपने ये नहीं करवाया मुझे, मैंने आपसे पूछा भी था। सो डू आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। हर एक वीडियो की लिंक के अंदर, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होता है, यू कैन इजीली आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, और मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई भी कर दूंगा, समझा भी दूंगा जैसे भी हुआ। बस मुझे अपना जो भी मुझे कॉन्टैक्ट करे अपना नाम बता के और बता दिया करे। ठीक है, तो मैं उसको फिर इंशाल्लाह बता दिया करूंगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखें, काइंडली डू प्रिपेयर फॉर दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।